जिसकी माँ ने उसे समंदर में फेंक दिया था। आखिर एक माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? इसके परिवार के कातिल आज भी खुले घूमते हैं, लेकिन ये ठहरा कमजोर, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सारी बातें सुनता हुआ सूर्या मुंह नीचे किए चुपचाप बैठा था। उसने महसूस किया कि कंपार्टमेंट में बैठा हर एक शख्स उसी की तरफ देख रहा था। वो उन सब लोगों का मुंह बंद करवाना चाहता था, लेकिन आखिर वो किस किस का मुंह बंद करवा सकता था? उस ट्रेन के सारे लोग उस पर हंस रहे थे। उससे ये सब सहन नहीं हो रहा था। सूर्या के अंदर की आग बढ़ती जा रही थी। वो वहां से उठकर सीधा बाथरूम की तरफ चला गया। बाथरूम में उसने खुद को लॉक किया और जोर से शीशे पर एक मुक्का दे मारा। फिर उसने बाथरूम की दीवार पर जोर जोर से अपना सिर दे मारा ताकि उन लोगों की हंसी उसके कानों से चली जाए, और दर्द से कराहते हुए वो नीचे बैठ गया। जैसी उसकी आंखें बंद हुई, उसे 8 साल पुराना वो भयानक दिन याद आ गया जब वो और उसकी फैमिली क्रूज पर एंजॉय करने गई थी, और उसी शिप में शहर का माफिया शमशेर सिंह एक 17 साल की लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था। वाह, क्या फिगर है तेरा शमशेर सिंह की। आज की शाम तो सुहानी हो जाएगी। वो लड़की सिसकते हुए अपने आप को शमशेर सिंह के चंगुल से बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शमशेर सिंह ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। तभी सूर्या के डैड बलविंदर साहनी आगे आकर बोले, वाहे गुरु का खौफ करो शमशेर सिंह, मुक्ति नसीब नहीं होगी ऐसे पाप की, छोड़ दो बच्ची को। बलविंदर साहनी के ये कहते उस क्रूज पर खड़ा हर एक शख्स हैरानी से बलविंदर साहनी को देखने लगा। आखिर बलविंदर साहनी शहर के सबसे बड़े माफिया के खिलाफ कुछ बोल रहे थे। ये आज तक कभी नहीं हुआ था। शमशेर सिंह ने उस लड़की को खुद से दूर जमीन पर पटका। फिर वो बलविंदर साहनी के पास आकर खड़ा हो गया और उसका कॉलर पकड़कर बोला, अब तू मुझे पाप पुण्य का ज्ञान देगा? 2 टके के आदमी, औकात देखी अपनी। क्रूज में सन्नाटा पसर गया था। सब खौफ में सहमे हुए दूर खड़े थे। तभी सूर्या की मां डरते हुए आगे बढ़ी और शमशेर सिंह के आगे हाथ जोड़कर बोली, इन्हें माफ कर दो, गलती हो गई इनसे। शमशेर सिंह ने बलविंदर साहनी का कॉलर छोड़ा और सूर्या की मां प्रीति साहनी को ऊपर से नीचे तक घूर कर बोला, एक शर्त पर माफ करूंगा, अगर तू अंदर कमरे में चलेगी मेरे साथ, जब खुद के घर की लक्ष्मी जाएगी तब ऐसे सबक मिलेगा। बलविंदर के बदन पर सांप लौट गया। उसने आगे आकर शमशेर सिंह के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। बस फिर क्या था, 2 सेकंड में शमशेर सिंह के आदमी बलविंदर साहनी को जकड़कर खड़े हो गए थे। शमशेर सिंह आग बबूला हो गया और उसने बलविंदर के सिर पर लोहे का सरिया दे मारा। यह देख सूर्या की चीख निकल गई। सूर्या भागकर आगे आया तो उसकी मां प्रीति ने उसे कसकर पकड़ लिया। शमशेर सिंह पागलों की तरह बलविंदर साहनी को पीटता रहा। प्रीति अपने बेटे को पकड़े हुए शमशेर सिंह के कदमों में गिरकर माफी की भीख मांग रही थी, लेकिन शमशेर सिंह ने उसे झटक कर दूर फेंक दिया था और फिर अपने आदमी से बंदूक लेकर उसने बलविंदर साहनी पर गोली चला दी। गोली के सन्नाटे के बाद शमशेर सिंह ने गहरी सांस ली और प्रीति की तरफ लार टपकाकर बोला, गया तेरा पति, अब तुझे शर्माने की कोई जरूरत नहीं, चल अंदर। तभी सूर्या ने अपनी मां का हाथ पकड़ लिया और शमशेर सिंह की तरफ देखकर बोला, मैं अपनी मां को तेरे साथ कहीं नहीं जाने दूंगा। शमशेर सिंह और उसके आदमी हंसने लगे। शमशेर सिंह ने अपने खून से लिपटे हुए हाथ साफ किए और सूर्या की तरफ देखकर बोला, तू भी अब अपने बाप की तरह मुझे रोकेगा? ठीक है, अब तू भी चल अंदर कमरे में और देख तेरी मां का मैं क्या हाल करता हूं। प्रीति ये सुनकर 1 मिनट के लिए सन्न पड़ गई। फिर उसने ना जाने क्या सोचा। उसने सूर्या को अपनी गोद में उठाया और क्रूज के किनारे पर एक एक कदम बढ़ाती चली गई। पकड़ो उन दोनों को और मेरे कमरे में लेकर आओ। तभी प्रीति ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने बेटे को क्रूज से नीचे पानी में फेंक दिया। ट्रेन में बैठा सूर्या ये सब सोच ही रहा था कि उसे लगातार ट्रेन के बाथरूम का दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। हेलो, कोई है अंदर? अरे कौन है अंदर? बाहर निकलो। सूर्या तुरंत हाफता हुआ उस खतरनाक हादसे की याद से बाहर आया। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसने रुमाल निकालकर अपना पसीना साफ किया और बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। वापस अपनी सीट पर आकर सूर्या को एहसास हुआ कि सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई उसकी ओर ध्यान भी नहीं दे रहा था। सूर्या को समझ आया कि जो बातें लोग उससे कह रहे थे वो सब कुछ उसके मन का भ्रम था। सूर्या जैसे ही अपनी सीट पर बैठा, उसका स्टेशन आ गया। वो आज 8 साल बाद वापस उसी मुंबई शहर में लौट आया था जहां उसकी फैमिली के कातिल रहते थे। सूर्या दांत भींचते हुए बुदबुदाया, मैं अपने माँ बाप के कातिलों को नहीं छोड़ूंगा।
सबको मार डालूंगा। शमशेर सिंह, मैं आ रहा हूं तुझे खत्म करने। यह सोचता हुआ वो स्टेशन पर उतरा ही था कि उसे उसके मास्टर का मैसेज आया। सूर्या, मैं जानता हूं कि तुम वहां क्यों गए हो। तुम्हारे अंदर बदले की ज्वाला चल रही है, लेकिन सूर्या, यह सही समय नहीं है। फिलहाल तुम्हारे लिए एक काम है। माहेश्वरी ग्रुप्स की प्रेसिडेंट जिया पर खतरा मंडरा रहा है। सिर्फ तुम हो जो उसे इस मुसीबत से निकाल सकते हो। वो मेरी बेटी की तरह है, उसे बचा लो। यह पढ़कर पहले तो सूर्या को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो अपने मास्टर की बात नहीं टाल सकता था। आखिर मास्टर ने ही तो उसे उस दिन डूबने से बचाया था। सूर्या ने स्टेशन से टैक्सी बुक की और सीधा माहेश्वरी मल्टीनेशनल कंपनी के सामने उतर गया। वो अंदर रिसेप्शन तक पहुंचा तो वहां उसे 2 हट्टे कट्टे गार्ड्स दिखाई दिए। सूर्या उनके सामने गया और बोला, हाय, आई वॉन्ट टू मीट मिस जिया। बॉडीगार्ड्स ने सूर्या को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, अपॉइंटमेंट है? सूर्या ने नाम में सिर हिला दिया और कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरा उनसे मिलना जरूरी है। दूसरे बॉडीगार्ड ने हंसते हुए कहा, तेरे जैसे कितने आते हैं यहाँ मैडम से मिलने, तुझे हम अंदर जाने देंगे? पहले अपनी औकात देख ले। औकात शब्द सुनकर सूर्या का धैर्य जवाब दे गया था। बॉडीगार्ड ने जैसे ही आगे आकर सूर्या का कॉलर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, सूर्या ने बिजली की तेजी से अपने कदम पीछे खींचे और पहले ही झटके में उसने बॉडीगार्ड की कलाई घुमाकर उसे जमीन पर पटक दिया। बॉडीगार्ड दर्द से करा उठा। दूसरा बॉडीगार्ड गुस्से में चिल्लाया, अब तू बचेगा नहीं। वो सूर्या की ओर झपटा और पंच मारने की कोशिश की, लेकिन सूर्या पहले से ही तैयार था। उसने झुककर उसकी बाजू पकड़ ली और अपने घुटने से उसके पेट पर जोरदार वार कर दिया। दूसरा बॉडीगार्ड भी चीखता हुआ पीछे की ओर गिर पड़ा। तब तक सिक्योरिटी हेड विपुल छेत्री पूरी सिक्योरिटी टीम लेकर वहां पहुंच गया था। उसने माहौल को ठीक करने की कोशिश की। वो सूर्या की तरफ आगे बढ़ के उसे कुछ कहने ही वाला था कि पीछे से एक लड़की की आवाज आई, क्या हो रहा है यहाँ? पीछे हटिए। वो आवाज डायरेक्टर लारा की थी। लारा के वहां आते सारे गार्ड्स और विपुल छेत्री सब पीछे हट गए थे। लारा ने सूर्या की ओर देखा और एक पल के लिए सन्न रह गई। लारा को सूर्या कहीं देखा हुआ सा लग रहा था। भले ही लारा सूर्या को पहचान नहीं पाई थी, लेकिन सूर्या ने लारा को अच्छे से पहचान लिया था। सूर्या और लारा एक ही क्लास में पढ़ते थे और वो लारा को मन ही मन पसंद करता था। लारा को देखकर सूर्या ने अपने मन में सोचा, जब किसी ने मेरे माँ बाप की डेड बॉडी को छूने की जरूरत नहीं समझी थी, तब तुम ही थी जिसने सबके खिलाफ जाकर मेरे माँ बाप की बॉडी का अंतिम संस्कार किया था। थैंक यू लारा। अब देखते हैं तुम मुझे कब पहचानोगी। लारा ने विपुल छेत्री को डांट लगाते हुए कहा, ये क्या चल रहा है विपुल? कौन है ये? यहाँ प्लीज कोई तमाशा मत करो। थोड़ी देर में मीडिया आने वाली है। मेरी एक मीटिंग है शमशेर ग्रुप्स के साथ। जब तक मैं लौटूं तब तक सब कुछ सॉर्ट हो जाना चाहिए। जैसे सूर्या ने लारा के मुंह से शमशेर ग्रुप्स का नाम सुना, उसके कानों में घंटी बजने लगी। ये वही शमशेर ग्रुप्स था जिसका हेड शमशेर सिंह था। वही शमशेर सिंह जिसकी वजह से सूर्या की जिंदगी तबाह हुई थी। सूर्या ने मुड़कर लारा की तरफ देखा। सूर्या को उसके सिर पर कुछ खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा था। सूर्या का सिक्स्थ सेंस बहुत स्ट्रांग था। उसे होने वाली मुसीबत का कई बार पहले ही पता चल जाता था। उसने अपने मन में सोचा, लगता है जिया से पहले लारा पर खतरा मंडराने वाला है। मुझे लारा की सेफ्टी के लिए उसके साथ जाना होगा, लेकिन क्या ये मुझे अपने साथ चलने देगी? तो क्या लारा का विश्वास जीतने में कामयाब हो पाएगा सूर्या? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी को सिर्फ कुकू एफएम पर। लारा विपुल छेत्री को समझाकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ चुकी थी, लेकिन सूर्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे लारा को रोके या कैसे उसके साथ जाए, क्योंकि लारा तो उसे पहचान तक नहीं रही थी। सूर्या ने सोचा कि लारा को सच बता देता हूं, पहचान लेगी तो साथ चलने देगी। यही सोचकर सूर्या ने फटाक से लारा की गाड़ी का फ्रंट दरवाजा खोला और सीट पर जाकर बैठ गया। लारा हैरान हो गई। वो एक पल के लिए डर गई और बोली, अरे अंदर कैसे आ गए? क्या हुआ? सूर्या अपने बारे में लारा को बताने ही वाला था कि लारा बोली, तुम पक्का कोई सेल्स वाले होगे। जिया मैम नहीं मिली तो मुझे घेर लिया। देखो ये तरीका सही नहीं है। पिछली बार भी शायद तुम्हारी ही टीम का कोई नकली अपॉइंटमेंट दिखाकर मुझ तक पहुंच गया था और मुझे फेयरनेस क्रीम बेच रहा था। दिस इज एथिकली रॉन्ग। सूर्या को 8 साल पहले वाली शांत सी लारा याद आ गई। उसे एहसास हुआ कि वो कितनी बदल चुकी है। सूर्या ने लारा के ही बहाने को कंटिन्यू रखा और कहा, सॉरी मैडम, लेकिन कोई और रास्ता ही नहीं था आप तक पहुंचने का, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। आई एम सो सॉरी। सूर्या को माफी मांगते देख
ना जाने क्यों, लेकिन लारा ने उसे एक बार में माफ कर दिया। शायद उसे भी सूर्या से कुछ करीबीपन का एहसास हो रहा था। लारा ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और बोली, बताओ क्या बेचने आए हो? मैं तुम्हारी सेल्स पे जिया मैम तक पहुंचा दूंगी। वैसे नाम क्या बताया तुमने अपना? सूर्या ने एक पल का पॉज लिया और जानबूझकर लारा की आंखों में देखकर कहा, मेरा नाम सूर्या है। लारा सकपका गई। उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल गई थी। वो हैरानी से सूर्या को देखकर बोली, सूर्या? मेरा एक क्लासमेट था, उसका भी यही नाम था। तुम्हें देखकर ना जाने क्यों मुझे उसकी याद आई थी। हालांकि तुम दोनों की शक्ल काफी अलग है। वो काफी चबी सा, शांत सा था। तुम तो उसके पूरे उल्टे हो। सूर्या कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा दिया। उसे ये जानकर अच्छा लगा था कि एटलीस्ट लारा को वो याद तो है। लारा ने शांत बैठे सूर्या की तरफ देखा और एकदम सीरियस टोन में कहा, तुमने अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया? सूर्या ब्लैंक हो गया। उसके पास बताने के लिए कुछ था ही नहीं। वो हड़बड़ाने लगा और बहाना बनाकर बोला, वो आप किसी मीटिंग में जा रही हैं ना? क्या मैं वहां चल सकता हूँ आपके साथ? वहां मुझे अपने प्रोडक्ट को पिच करने के लिए भी ज्यादा लोग मिल जाएंगे, प्लीज मैम। लारा हैरान हो गई। वो मनी मन में सोचने लगी, इसे ढील क्या दी? ये ज्यादा ही पर फैला रहा है। पहले गाड़ी में बैठ गया और अब साथ चलने के लिए बोल रहा है। अगर ये अपना फायदा देख रहा है तो मैं भी अपने फायदे की डील करती हूँ। लारा ने यह सोचा और फिर सूर्या से कहा, देखो मैं तुम्हें ले चलूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मीटिंग से पहले वहां लंच का प्रोग्राम है। लंच में मुझे कोई भी ड्रिंक ऑफर करेगा तो तुम्हें स्ट्रिक्टली उन्हें मेरे बिहाफ पर मना करना होगा। उसके बाद मीटिंग में तुम अपना प्रोडक्ट पिच करके चले जाना। बोलो मंजूर है या नहीं? सूर्या के चेहरे का रंग बदल गया था। इससे बेहतर उसके लिए और क्या हो सकता था। उसने झट से हाँ भर दी। करीब 20 मिनट बाद दोनों ग्रेट ड्रैगन होटल पहुंच चुके थे। लारा वहां के बैंकेट हॉल में पहुंची थी कि सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ गई थी। आखिर लारा लग ही इतनी सुंदर रही थी। लेकिन सब सूर्या को लारा के साथ देखकर हैरान थे। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, ये कौन है लारा के साथ? पहले तो इसे नहीं देखा। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि माहेश्वरी ग्रुप की मार्केटिंग डायरेक्टर इस तरह के आदमी को अपने साथ लाएगी। लेकिन लारा को कोई डर नहीं था। उसने सूर्या को अपने साथ ही एक ऐसी जगह बिठाया जहां पहले से ही 7-8 बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। लारा के बैठते ही वहां बैठा एक आदमी खड़ा हो गया और लारा को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, हेलो मिस लारा, काफी सुना है आपके बारे में। कमाल का मैनेज करती हैं आप मार्केटिंग टीम को। मेरा नाम प्रमोद मित्तल है, मैं मित्तल ग्रुप्स का चेयरमैन हूँ। प्रमोद मित्तल काफी एक्साइटेड होकर लारा से बात कर रहे थे। सिर्फ प्रमोद मित्तल ही नहीं, बल्कि लारा की टेबल पर बैठे बाकी लोग भी बार बार किसी ना किसी बहाने से लारा से बात करने की कोशिश कर रहे थे और उसे ड्रिंक ऑफर कर रहे थे। लारा 1-2 बार आराम से खुद मना कर चुकी थी, लेकिन जब प्रमोद मित्तल ने दोबारा फोर्स किया तो सूर्या को बोलना ही पड़ा, सॉरी सर, एज पर हर डॉक्टर्स कंसल्टेशन शी कांट हैव हार्ड ड्रिंक्स। लारा ने प्रमोद मित्तल की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। प्रमोद मित्तल भी आगे कुछ नहीं बोल पाया, बस मनी मन सूर्या को गाली देने लगा। लेकिन तभी अचानक एक जोर की आवाज आई। मेन टेबल पर बैठा एक आदमी पूरे रुतबे के साथ चेयर खिसका कर खड़ा हुआ। उसके खड़े होते ही पूरी महफिल का माहौल अचानक से ही बदल गया था। वो आदमी एक शानदार सूट में था और 2 ग्लास शराब हाथ में पकड़े हुए था। उसके चेहरे पर अहंकार से भरी हुई मुस्कान थी। जब लारा ने उस आदमी को अपने पास आते हुए देखा तो वो घबरा उठी। उसका शरीर भी हल्का सा कांपने लगा। लारा मनी मन बुदबुदाई, शिट, ये चेतन सिंह भी यहाँ पर है। ये मेरे पास क्यों आ रहा है? मिस लारा, पिछली बार गैदरिंग से आपका बिना कुछ कहे चले जाना काफी बुरा था। मुझे पर्सनली बहुत ठेस पहुंची। आपको नहीं लगता कि आपको माफी के तौर पर एक ड्रिंक तो पीनी बनती है? चेतन सिंह हाथ में ड्रिंक लिए सीरियस होकर बोला। लारा अचानक सहम सी गई थी। उसने रुक रुक कर जवाब दिया, लास्ट टाइम के लिए सॉरी, लेकिन मेरे डॉक्टर ने मना किया है। ऊपर से मुझे खुद ड्राइव करके घर जाना है, तो शराब पीना मेरे लिए सही नहीं रहेगा। आप अगर कहें तो मैं माफी के तौर पर चाय पी सकती हूँ। चेतन सिंह ने लारा को घूर कर देखा और फिर ठंडी सांस भरते हुए एक ग्लास शराब एक बारी में कटक गया और बोला, इन बहानों को छोड़ दो, मैंने ऊपर प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किया है, तो अगर आप नशे में हो जाएं, आप ऊपर आराम से रुक सकती हैं। वहां मौजूद सभी लोगों को पता था कि चेतन सिंह कौन है और उसकी बात मना करने का क्या रिजल्ट हो सकता था, इसलिए सब चुपचाप खड़े थे। किसी ने लारा को यहां तक कह दिया था, मिस लारा, आपको तो खुश होना चाहिए कि शमशेर ग्रुप्स का वारिस आपको ड्रिंक ऑफर कर रहा है। जैसे ही सूर्या के कान पर चेतन के शमशेर ग्रुप्स का वारिस होने की बात पड़ी, वो उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें अचानक बदल गईं। वहीं लारा लाचार होकर झिझकते हुए ड्रिंक को देख रही थी।
लारा ने बहुत सोचा और फिर हिम्मत करके ड्रिंक लेने से इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, चेतन सिंह के ईगो पर ठेस पहुंच गई थी। उसके अंदर गुस्सा उफान मारने लगा था। चेतन सिंह ने अपने नकली एटिकेट को पूरी तरह से छोड़ दिया। उसने अपना चश्मा निकाला और गरजते हुए बोला, अबे ओ, मेरे सामने खुद को पवित्र मत दिखा। चाहे तू आज इसे पीना ना चाहती हो, लेकिन फिर भी पीना पड़ेगा। अगर तेरी मालकिन भी यहाँ होती ना तो भी कुछ नहीं बदलता। ये मेरा शहर है, मेरा एरिया, सुन रही है? पूरा माहौल बदल चुका था। शराब पी रहे सभी लोग अगला घूंट तक लेना भूल गए थे। लारा बिना हिले डुले एम्बेरस होकर वहीं खड़ी रही। उसकी आंखें लाल होने लगी थी। वो खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। उसने चारों तरफ देखा, सबकी नजरें झुकी हुई थी। लारा ने बेमन से झिझकते हुए ड्रिंक की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, लेकिन लारा ड्रिंक लेती उससे पहले सूर्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और चेतन की तरफ देख कर बोला, किसी को नहीं पीनी तो जबरदस्ती क्यों कर रहा है? सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सब हैरानी से सूर्या को ही देख रहे थे। लारा भी डर गई थी। उसने सूर्या से अपना हाथ छुड़वाया और धीरे से फुसफुसाया, शांत हो जाओ, कुछ मत बोलो, तुम जानते नहीं हो इन लोगों को। नितिन भारद्वाज, जो चेतन सिंह की अक्सर चापलूसी करता फिरता था, उसे तो जैसे मौका मिल गया था। वो सूर्या के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तू चेतन सिंह से ऊंची आवाज में बात करेगा? जानता भी है वो है कौन? एक फोन करेंगे और इस शहर में एंट्री बैन हो जाएगी तेरी। सब नितिन की हाँ में हाँ मिलाने लगे। चेतन सिंह चिढ़ा हुआ था। उसने अपने बॉडीगार्ड्स को गुस्से में देखा और कहा, यू फूल्स, किस लिए हो तुम यहाँ? पीट कर भगाओ इसको यहाँ से। लारा हांफते हुए चेतन सिंह के सामने जाकर खड़ी हुई और हाथ जोड़कर बोली, ये इस शहर में नया है, इसे आपके बारे में पता नहीं था। प्लीज इसे माफ कर दीजिए। आप अगर कहेंगे मैं पी लूंगी शराब, एक नहीं 2 ग्लास पी लूंगी, पर इसे छोड़ दीजिए। चेतन सिंह लारा की बात सुनकर हंसने लगा और हंसते हंसते बोला, तू अपने आप को समझती क्या है? तू पहले खुद को तो बचा, फिर इसे बचाना। और चेतन सिंह ने लारा के बालों पर हाथ रख दिया। वो और आगे बढ़ता कि उससे पहले सूर्या ने चेतन सिंह के गाल पर एक जोरदार तमाचा दे मारा। वो तमाचा इतना तेज था कि उसकी गूंज ने सबको हिला दिया था। चेतन सिंह के कानों में घंटी बजने लगी थी। ये देखकर सभी लोग सन्न हो गए थे। सबकी आंखें हैरानी में बड़ी सी हो गई थी। चेतन भिन्नाते हुए अपने आदमियों की तरफ देखकर जोर से दहाड़ा, तुम लोग वहां खड़े क्यों हो कमीनों? मार डालो इसे, ये बचना नहीं चाहिए, वरना तुम सब नहीं बचोगे। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों ने एक ही घूंट में शराब का पूरा ग्लास खाली कर दिया। चेतन सिंह के दहाड़ते उसके सारे बॉडीगार्ड्स सूर्या की तरफ लपक पड़े। पहला गार्ड अपनी पूरी ताकत से सूर्या की ओर मुक्का मारने आया, लेकिन सूर्या ने झुककर उसका मुक्का खाली कर दिया और उसी पल उसने अपने घुटने से उसके पेट में जोरदार वार किया। गार्ड दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। दूसरा गार्ड पीछे से हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सूर्या ने उसे आईने में देख लिया। उसने तुरंत घूमकर उसकी कलाई पकड़ ली और उसे इतनी जोर से मरोड़ा कि उसकी चीख निकल गई और वो भी गिर पड़ा। तीसरे और चौथे गार्ड ने एक साथ मिलकर हमला किया। एक ने लाठी उठाई तो दूसरे ने सूर्या को पकड़ने की कोशिश की। सूर्या ने बिजली की फुर्ती से लाठी को छीन लिया और उसे घुमाकर दोनों के पैरों पर दे मारा। दोनों लड़खड़ाकर नीचे गिर गए। सूर्या ने एक एक करके दोनों के सिर पर लाठी दे मारी। दोनों तुरंत बेहोश होकर वहीं ढेर हो गए थे। चंद मिनटों में ही चेतन सिंह के चारों गार्ड्स बेहोश पड़े थे। सूर्या ने अपनी टी शर्ट का किनारा पकड़कर माथे का पसीना पोंछा और चेतन सिंह की ओर घूरते हुए कहा, अब बोल, क्या बोल रहा था तू? चेतन सिंह, जो अब तक बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, उसकी तो जैसे सिट्टी पिट्टी ही गुल हो गई थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो आराम से सूर्या को देखकर धीमी आवाज में बोला, भाई क्या हो गया है? कौन तू? चाहता क्या है? सूर्या वहां रखी कुर्सी पर बैठ गया और टेबल पर पैर रखकर पूरे एटीट्यूड में बोला, तेरे बाप शमशेर सिंह से मिलना है। वो यहां आकर लारा के सामने घुटने टेकेगा तो ही तू बचेगा। चेतन सिंह सन्न रह गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ा इंसान उसके बाप शमशेर सिंह से मिलने की बात कर रहा था। वो शमशेर सिंह जिसके नाम से लोग थर्राते थे। लेकिन चेतन सिंह के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वो सूर्या से बचना चाहता था। उसने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और अपने डैड का नंबर डायल करके साइड में खड़ा हो गया। वहीं लारा भयानक डर चुकी थी। आखिर बात अब शमशेर सिंह तक जो पहुंच रही थी। लारा सकपकाते हुए सूर्या के पास आई और दांत भींच कर बोली, पागल हो गए हो क्या? क्यों कर रहे हो ये सब? तुम जानते नहीं हो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। एक काम करो, चुपचाप किसी बहाने से वॉशरूम चले जाओ और वहां से भाग जाओ। ये लो मेरी गाड़ी की चाबी, यहाँ से दूर चले जाओ। लारा चुपचाप अपनी गाड़ी की चाबी सूर्या को पकड़ा रही थी, लेकिन सूर्या ने हाथ आगे नहीं किया, बल्कि वो लारा को ही देखता रह गया।
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी लारा अपनी जगह दूसरे के बारे में सोच रही थी। सूर्या के मन में लारा के लिए इज्जत और बढ़ गई थी। उसने लारा से पूछा, मुझे भेजकर आप यहाँ अकेली रहोगी? मैं लड़की हूँ, मैं किसी भी तरह बच जाऊंगी। तुम अभी अपने बारे में सोचो और भागो यहाँ से, प्लीज। लारा ने हाथ जोड़कर सूर्या से रिक्वेस्ट की, लेकिन सूर्या कहीं नहीं जाने वाला था। वो तो बल्कि पूरे दिल से शमशेर सिंह के आने का इंतजार कर रहा था। सूर्या ने लारा से सॉरी कहा और फिर आराम से कुर्सी पर बैठकर पसर गया। वहां खड़ा हर शख्स सूर्या को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। सब हैरान थे कि आखिर ये बंदा है कौन। लारा की तो सिट्टी पिट्टी ही गुल थी। वो बार बार सूर्या को भागने की सलाह दे रही थी, लेकिन सूर्या सुनने को ही तैयार नहीं था। तभी कुछ देर बाद बाहर से पैरों की आवाज आनी शुरू हुई। सब अपनी जगह पर जम चुके थे। बैंकेट हॉल का दरवाजा खुला और एक तीखी भारी आवाज सुनाई दी, कोई यहां से बाहर नहीं निकलेगा, सारे रास्ते बंद कर दो। वो भारी आवाज थी शहर के नामचीन शमशेर सिंह की, जिससे बच्चा बच्चा कांपता था। शमशेर सिंह काले रंग का सूट पहने, हाथ में स्टिक लिए वहां पहुंच चुका था। उसकी आंखें नशे से लाल थी। वो अपनी भयानक लाल आंखों से उस इंसान को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिसने उसे ललकारा था। शमशेर सिंह वहां अकेला नहीं आया था। उसके पीछे उसके 8 से 10 बॉडीगार्ड्स और एक बूढ़ा बावर्ची सुरेश लामा भी खड़ा था। सुरेश लामा दुनिया की नज़र में बावर्ची था, लेकिन असल में वो एक वर्ल्ड क्लास फाइटर था जो कई सालों से शमशेर सिंह की फैमिली की हिफाजत कर रहा था। शमशेर सिंह के वहां आते ही सब सावधान की पोजीशन में खड़े हो गए थे। सबकी नजरें सूर्या पर थी, जो बिंदास कुर्सी पर टांग फैलाए बेफिक्री से शमशेर सिंह की तरफ पीठ किए बैठा था। सूर्या को अंदर से शमशेर सिंह को पीटने की भारी इच्छा हो रही थी, लेकिन वो सही मौके के इंतजार में खुद को रोके बैठा था। लेकिन चेतन सिंह को अपने डैड को देखकर रुका नहीं गया। उसका खोया हुआ कॉन्फिडेंस दोबारा वापस आ गया था। वो अपने कॉलर चढ़ाकर सूर्या के पास से गुजरा और उसके कान में फुसफुसाया, अभी तेरी सारी अकड़ निकालता हूं। सूर्या ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो बस चेतन सिंह की बात पर मुस्कुरा दिया। डैड, यही है वो बंदा जिसने मेरे बॉडीगार्ड्स को मारा और मुझे भी जान से मारने की धमकी दे रहा था। चेतन सिंह ने सूर्या की तरफ इशारा करते हुए शमशेर सिंह से कहा। शमशेर सिंह ने गुस्से से सूर्या की तरफ एक नजर घुमाई। शमशेर सिंह की आंखों से ही दरिंदगी झलक रही थी। वो जोर से हॉल में चिल्लाया, जो भी कमजोर दिल का यहाँ खड़ा है वो अपने आंख और कान बंद कर लेना। उसके बाद शमशेर सिंह ने अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दिया, मेरे सामने लाओ इस नमूने को, इसको जन्नत की सैर करवाता हूं। शमशेर सिंह की यह बात सुनकर लारा घबरा उठी। वो पसीने पसीने हो चुकी थी। शमशेर सिंह के बॉडीगार्ड्स सूर्या को जान से मार देने के इंटेंशन से उसकी तरफ कूद पड़े। लारा जोर से चीख पड़ी, सूर्या केयरफुल। सूर्या ने लारा की तरफ देखा और पीछे से आ रहे बॉडीगार्ड्स पर ध्यान दिया। सूर्या अंगड़ाई लेकर उठ खड़ा हुआ। जैसे ही पहला बॉडीगार्ड सूर्या पर लपका, सूर्या ने अपना हाथ घुमाया और उसके मुक्के को हवा में ही रोक दिया। एक झटके में सूर्या ने उसे अपनी तरफ खींचकर जमीन पर पटक दिया। सब हैरान खड़े थे। सूर्या एक के बाद एक बॉडीगार्ड को आसानी से जमीन पर पटक रहा था, जैसे वो कोई खिलौने हो। सूर्या की ताकत देखकर सबके चेहरे पर खौफ साफ छलकने लगा था। लारा तो सांस रोककर एकटक हैरानी से सूर्या को ही देखे जा रही थी। शमशेर सिंह भी दूर खड़ा हैरानी से सब कुछ देखकर कसमसा रहा था। वो गुस्से में अपने आदमियों पर भिन भिना रहा था। उसने सुरेश लामा की तरफ देखा और इशारों से कुछ पूछा। सुरेश लामा तेजी से शमशेर सिंह के पास आया और जवाब में बोला, ये नॉर्मल लड़का नहीं है, इसने मेरी ही तरह कई सालों तक मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली है, मैं साफ देख सकता हूँ। शमशेर सिंह लामा की तरफ घूमा और बोला, अगर ऐसा है तो संभालिए, फिर याद रहे हमारे खानदान की यहाँ भरी महफिल में बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। शमशेर सिंह को हुक्म देने की देर थी कि लामा फुर्ती से सूर्या के सामने जाकर खड़ा हो गया। लामा के वहां जाते ही सूर्या हंस पड़ा और बोला, आप यहाँ क्यों आ गए ताऊ? मैं बुजुर्गों पर हाथ नहीं छोड़ना चाहता। लामा ने अपने दोनों हाथ सूर्या के कंधे पर रखे और स्माइल के साथ कहा, मरने से पहले कोई आखिरी ख्वाहिश है? सूर्या ने स्मक किया और कहा, ताऊ मानना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा है आपका, लेकिन फिर भी वार्निंग दे रहा हूं कि बैठ जाओ, वरना ताउम्र कुर्सी से उठ नहीं पाओगे। लामा कुछ नहीं बोला। वो आगे बढ़ा और सूर्या के कंधों पर दबाव बनाकर उसे हवा में उछाल फेंका। सूर्या एक झटके में जमीन पर गिर गया। शमशेर सिंह और चेतन सिंह के चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई थी। सबको यकीन हो गया था कि अब सूर्या नहीं बच सकता। लारा मनी मन खुद को कसूरवार समझ रही थी, लेकिन सूर्या हंसते हुए जमीन से उठ खड़ा हुआ और बोला, आई एम इम्प्रेस्ड, लेकिन अब हो गया, बैठ जाओ, बेवजह हड्डी टूट जाएंगी। लामा ने अपनी धोती फंसाई और बैक फ्लिप मारकर फिर से सूर्या को जमीन पर पटक दिया और उसे घूंसे मारने लगा। तभी सूर्या ने अपने दोनों हाथ आगे किए। लामा ने भी अपने हाथ आगे किए। दोनों ने एक दूसरे के पंजे कसकर पकड़े हुए थे और फिर हवा की रफ्तार से सूर्या ने लामा को हवा में उछाल फेंका।
सभी लोग सूर्या को देखकर अचंभित खड़े थे। लारा की तो सांसें अटक गई थी। उसके सारे शब्द उसके हलक में फंस गए थे। लामा उड़ते हुए फिर जमीन पर गिर पड़े। एक जोर की आवाज सबको सुनाई दी, जैसे कुछ टूट गया हो। वो आवाज लामा की रीढ़ की हड्डी की थी। वो अपनी जगह पर पस्त पड़े हुए थे, ना ही हिल पा रहे थे, ना ही कुछ बोल पा रहे थे। शमशेर सिंह और चेतन सिंह अपनी जगह पर जड़ हो गए थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि ये पहली बार था जब लामा जैसे आदमी को किसी ने पटक दिया था। लामा भी हैरान था कि आखिर सामने खड़ा शख्स है कौन। लामा ने जमीन पर पड़े पड़े अपनी एनर्जी को संभालते हुए सूर्या की तरफ देखा और पूछा, तुम कौन हो? यहां क्यों आए हो? सबकी नजरें सूर्या पर थी। हर कोई उसके जवाब के इंतजार में था। तुम कौन हो? यहां क्यों आए हो? लामा के इस सवाल का जवाब हर कोई सुनना चाहता था। सबकी नजरें सूर्या पर थी। सूर्या ने धीरे धीरे अपनी गर्दन शमशेर सिंह की तरफ घुमाई। ऐसा लग रहा था वहां अचानक सब कुछ स्लो मोशन में होने लगा था। सूर्या ने जब शमशेर सिंह को देखा तो उसके अंदर की आग और ज्यादा भभक उठी। वो ये चेहरा पिछले 8 सालों से रोज अपने सपने में देखता आ रहा था। आज हकीकत में देखकर वो उस पर टूट पड़ना चाहता था, लेकिन सूर्या ने किसी वजह से खुद को थामा हुआ था। उसने अपनी गर्दन चेतन सिंह की तरफ घुमाई और कहा, मैं जो भी हूं वक्त के साथ पता चल जाएगा। पहले जिस लिए तुम लोगों को यहां बुलाया था वो काम करो। माफी मांगो लारा से। चेतन सकपका गया। वो अपने डैड शमशेर सिंह की तरफ देखने लगा। सबकी नजरें दोनों बाप बेटों पर जम गई थी। शमशेर सिंह के दिमाग में कोई आइडिया, कोई प्लान नहीं आ रहा था। उसने अपने दांत पीसे और अपने बेटे को लात दे मारी, जिससे चेतन वहीं जमीन पर गिर गया। और फिर शमशेर सिंह अपनी कड़क आवाज में चेतन से बोला, अपनी गलती के लिए माफी मांग। हर कोई अचंभे से शमशेर सिंह को देखने लगा। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। चेतन भी हैरानी से अपने डैड को देख रहा था, लेकिन अगले ही पल चेतन को लगा शायद ये उसके डैड की कोई चाल हो। वो ना चाहते हुए भी सूर्या की तरफ मुड़ा और हाथ जोड़कर बोला, भाई मुझे पता नहीं था दैट शी इज योर वुमन। मैं माफी मांगता हूँ। सूर्या कुर्सी पर बैठ गया और पैर फैलाकर बोला, बदतमीजी जिसके साथ की थी उससे माफी मांग। चेतन तुरंत लारा की तरफ मुड़ गया। चेतन की नजरें पड़ते ही लारा डर गई। वो सकपका कर आगे आई और बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, जो हुआ वो भूल जाओ। लेकिन चेतन सूर्या से डरा बैठा था। उसने लारा के आगे हाथ जोड़े और कहा, तुम मेरी बहन जैसी हो। मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं गधा हूं, मेरा पूरा खानदान गधा है। ये कहते हुए चेतन खुद को थप्पड़ पे थप्पड़ मारने लगा। वो तब तक नहीं रुका जब तक सूर्या ने उसे रुक जाने को नहीं कहा। फिर वो तुरंत उठकर अपने डैड के पास जाकर उनके कान में बोला, कुछ करो डैड, नहीं तो चलो सीधा पुलिस स्टेशन। इसको इसकी औकात दिखाते हैं। शमशेर सिंह के वहां कोई आदमी ना होने से वो अकेला पड़ गया था। वो जान गया था कि वो अकेला सूर्या को नहीं हरा पाएगा, इसलिए उसने उस वक्त सूर्या से पंगा लेना सही नहीं समझा। वो चेतन के साथ बाहर जाने लगा। तभी पीछे से सूर्या की आवाज आई, तुझे जाने के लिए कहा मैंने शमशेर सिंह। शमशेर सिंह के जाते हुए कदम अचानक से रुक गए। उसका पूरा शरीर वहीं जम गया। असमंजस में वो धीरे धीरे मुड़ा और बोला, मैं? बेटा जी, मैंने तो इस लड़की को परेशान किया ही नहीं था। सूर्या ने आंखें उठाकर शमशेर सिंह की तरफ देखते हुए कहा, चुपचाप घुटनों पर आ। शमशेर सिंह ने इधर उधर देखा। वहां शहर के सारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट खड़े थे। उसका खून खौल उठा, लेकिन वो उस वक्त लाचार था। उसके हाथ में कोई पावर नहीं थी। नीचे बैठ। सूर्या एक बार और दहाड़ा। सूर्या का बस चलता तो वो इसी वक्त शमशेर सिंह को जान से मार देता, लेकिन वो अपने मास्टर की बात का उल्लंघन नहीं करना चाहता था। और उससे भी ऊपर वो शमशेर सिंह को धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। शमशेर सिंह गुस्से का घूंट पीकर थम से अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। शमशेर सिंह के नीचे बैठते सूर्या टेबल पर चढ़ गया और जोर जोर से हंसने लगा। वहां खड़ा हर इंसान सदमे में चला गया था कि आखिर ये उनकी आंखों के सामने हो क्या रहा था। शमशेर सिंह को पहली बार अपने जीवन में ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने यमराज खड़ा हो। सूर्या कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि अचानक दरवाजा खुला और एक लड़की ने सूर्या को देखकर कहा, डोंट मूव, वरना अभी के अभी गोली चला दूंगी। सूर्या हैरानी से पीछे मुड़ा। उसने देखा कि पुलिस यूनिफॉर्म में एक लंबी औरत खड़ी थी। सूर्या टेबल से नीचे उतर गया। उसने आंखें छोटी करके देखा कि उस लेडी की आईडी में उसका नाम बबीता लिखा हुआ था। सूर्या जब नाम पढ़ रहा था तो इंस्पेक्टर बबीता को लगा कि सूर्या उसके सीने की ओर घूर रहा था, तो वो गुस्से में आ गई। उसने आंखें बड़ी करके सूर्या से कहा, घुटनों के बल बैठो और हाथ सिर के पीछे रखो, ये दूसरी वार्निंग है। सूर्या ने फिर भी नहीं सुना। जैसे इंस्पेक्टर बबीता बंदूक निकालकर उसे तीसरी वार्निंग देने वाली थी, लारा तेजी से आगे आई
उसने बिना देर किए सूर्या के हाथ पकड़कर ऊपर उठा दिए और उसे घुटनों के बल झुका दिया। फिर लारा खुद भी घुटनों के बल बैठ गई और धीरे से सूर्या से बोली, अभी फालतू सोचने का समय नहीं है। ये लोग सच में मार सकते हैं। बाद में हम पुलिस को अपना बयान देंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। का सीसीटीवी कैमरे से भरी हुई है, जिससे साबित हो जाएगा कि तुमने सब कुछ हमारी जान बचाने के लिए किया था। सब ठीक हो जाएगा। सूर्या ने कुछ भी समझने की कोशिश नहीं की, उसने बस सिर हिला दिया। सूर्या के नीचे बैठते ही बबीता ने राहत की सांस ली और पूरे हॉल में नजरें घुमाई। लेकिन जब उसने देखा कि शहर का सबसे बड़ा आदमी शमशेर सिंह वहीं घुटनों पर बैठा था तो वो ठिठक उठी। बबीता कंफ्यूज हो गई। उसने हड़बड़ी में बिना ज्यादा सोचे अपनी असिस्टेंट प्रीति को ऑर्डर दिया, प्रीति, यहाँ की सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लो। सारे गेस्ट रजिस्टर की एक कॉपी ले आओ और यहाँ जितने भी लोग हैं सबको पुलिस स्टेशन ले चलो। बबीता ने शमशेर सिंह और उसके बेटे चेतन सिंह का वही बयान लेकर उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन बाकी सभी लोगों को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा था। पुलिस स्टेशन में जब होटल की सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो उसमें एक अजीब बात निकली। सूर्या और सुरेश लामा के बीच हुई लड़ाई आधी फुटेज के बाद से गायब थी। उस हिस्से में सिर्फ एक बड़ा धुंधला हिस्सा था, जिसकी वजह से सूर्या का डिफेंस सही ठहराया गया और पुलिस उसे रोक नहीं सकी। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलकर लारा और सूर्या दोनों काफी थके हुए थे। लारा उबासी लेते हुए बोली, क्या खतरनाक दिन था आज का, पर चलो बला टल गई। अभी सबसे पहले घर जाकर एक बढ़िया शार लूंगी और फिर घोड़े बेचकर सो जाऊंगी। सूर्या चुप रहा। उसे पता था कि लारा भले ही खुश हो, लेकिन शमशेर सिंह उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। जैसे ही सूर्या मुंबई से जाएगा, लारा को शमशेर सिंह के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। सूर्या ने धीरे से बड़बड़ाया, मुझे लारा के लिए उन दोनों से फिर से मिलना होगा। लारा ने सूर्या को थपथपाते हुए उत्सुकता से पूछा, क्या क्या कहा तुमने? तुम किससे मिलने की बात कर रहे हो? सूर्या ने सिर खुजलाते हुए बात टालने की कोशिश की। नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो अपने आप से कह रहा था। मैं मुंबई बस अपना प्रोडक्ट बेचने आया था। अब वापस कैसे जाऊंगा? सारी ट्रेनें जा चुकी होंगी। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ रह सकता हूँ। लारा ने माथा पकड़ लिया। उसे याद आया कि सूर्या मुंबई अपना कोई प्रोडक्ट पिच करने आया था। अगर पुलिस स्टेशन में देरी ना हुई होती तो वो अब तक लौट चुका होता। लारा को बुरा लग रहा था कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। लारा थोड़ी देर सोचती रही और फिर सूर्या से बोली, तुम मेरे घर पर एक रात के लिए रुक सकते हो। मेरे पास एक खाली कमरा है, बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन पार्क में सोने से तो बेहतर है। सूर्या लारा के करीब झुककर मुस्कुराया और बोला, मिस लारा, क्या आपको डर नहीं लग रहा कि मैं कोई क्रिमिनल हो सकता हूँ, या फिर आपको मैं कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा हूँ? मिस लारा, क्या आपको डर नहीं लग रहा कि मैं कोई क्रिमिनल हो सकता हूँ, या फिर मैं आपको कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा हूँ? सूर्या की बात सुनकर लारा ने अपनी आंखें घुमा ली और फिर बोली, इस तरह की फ्लर्ट से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारे भले के लिए कह रही थी। नहीं रुकना तो मत रुको। सूर्या ने तुरंत जवाब दिया, रुक रहा हूँ, बिल्कुल रुक रहा हूँ। फिर दोनों लारा की गाड़ी में बैठकर उसके घर के लिए निकल गए। सूर्या और लारा के जाने के बाद इंस्पेक्टर बबीता स्पोर्ट्स ड्रेस में बाहर निकली। उसने दोनों की सारी बातें सुन ली थी। वो अंदर जाकर अपनी टेबल पर बैठी और उसने लैपटॉप चालू किया। वो होटल से मिली सीसीटीवी फुटेज को बार बार देख रही थी। आखिरी बार वीडियो देखने पर उसने उसकी स्पीड को 100 गुना धीमा कर दिया और एक एक चीज को ध्यान से देखने लगी। लोग कहते हैं कि शमशेर सिंह परिवार के सारे बॉडीगार्ड्स हाई लेवल ट्रेन्ड फाइटर्स हैं, फिर वो इस लड़के के सामने इतने कमजोर क्यों दिख रहे हैं? बबीता ने फुटेज देखते हुए सोचा। उसे अचानक कुछ याद आया और उसने तुरंत अपने भाई को वॉइस मेल भेजा। सॉरी भाई, मैं परेशान कर रही हूँ, लेकिन मुझे एक मदद चाहिए। क्या आप वीडियो देख सकते हैं जो मैंने अभी आपको भेजा, और उसमें दिख रहा है लड़के के बारे में कुछ बता सकते हो? मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगी। बबीता का भाई कर्नल रितांक एक हट्टा कट्टा जवान था जो पूरी तरह से कैमोफ्लाज कपड़ों में सियाचिन बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी में बिजी था। उसे समझ नहीं आया कि बबीता इतने छोटे से काम के लिए उसे क्यों तंग कर रही है। वो बड़बड़ाता रहा। फिर समय मिलने पर उसने अपने कैंप में जाकर बेमन से लैपटॉप चालू किया, ईमेल लॉगिन किया और बबीता का भेजा हुआ वीडियो डाउनलोड किया। वहीं दूसरी तरफ लारा सूर्या को लेकर अपने अपार्टमेंट पहुंच चुकी थी। अपार्टमेंट छोटा था, लेकिन उसमें एक घर जैसा सुकून था। लारा ने अपना हाथ सूर्या के कंधे पर रखा और बोली, एक बात बताओ, तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? सूर्या ब्लैंक हो गया। वो कांपने लगा था। दरअसल उसे आज तक किसी लड़की ने छुआ तक नहीं था। ये पहली बार था जब किसी लड़की ने उसके शरीर पर हाथ रखा था। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। सूर्या हड़बड़ाता हुआ कुछ जवाब देने वाला था, लेकिन तभी लारा के चेहरे का हाव भाव अचानक बदल गया। वो आंखें छोटी करके सूर्या से बोली, मैं सीधी लगती हूँ, लेकिन मैं हूं नहीं। तुम्हें अगर यहाँ रुकना है तो काम करना होगा।
मुफ्त में नहीं रुक सकते। जाओ और किचन में रखे गंदे बर्तन धो दो। सूर्या की सांस में सांस आई। वो तो कुछ और ही सोच रहा था। उसने लारा की तरफ देखा और चुपचाप किचन में चला गया। बर्तन धोते समय सूर्या के मन में आया, अभी थोड़ी देर पहले मैं वहां लोगों को पीट रहा था और अब देखो एक लड़की के लिए उसके घर के बर्तन धो रहा हूँ। किसको यकीन होगा कि मैं वही इंसान हूँ। बर्तन धोने के बाद सूर्या लिविंग रूम में लौटा। उसने देखा कि लारा वहां नहीं थी। तभी बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आने लगी। उसने अंदाजा लगाया कि लारा जरूर शावर लेने गई होगी। सूर्या सोफे के पास जाकर पद्मासन में बैठ गया। उसे पता था कि लड़कियां नहाने में बहुत टाइम लगाती हैं, इसलिए उसने टाइम को यूटिलाइज करने का सोचा और मेडिटेशन करने बैठ गया। करीब 40 मिनट बाद लारा गीले बालों के साथ बाथरूम से बाहर आई। उसने सूर्या को पद्मासन में बैठे देखा और हंसते हुए बोली, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम कोई साधु बनने की एक्टिंग कर रहे हो? अरे ओ साधु महाराज, ध्यान लगाना बंद करो और जाकर नहा लो। कपड़े चाहिए तो मेरे भाई के कपड़े पहन सकते हो। सूर्या ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और मुंह से गहरी सांस छोड़ी। फिर उसने लारा की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब आप घर की मालकिन हो, आप जो कहेंगी मैं वो पहन लूंगा। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर बबीता अपने घर में सोने की तैयारी कर रही थी। वो लाइट ऑफ करके बेड पर लेटी ही थी कि तभी उसके भाई रितांक का फोन आया। बबीता, मुझे वीडियो में दिखने वाले लड़के की हर जानकारी चाहिए, तुरंत, अभी के अभी। मुझसे क्यों मत पूछना, बस एक काम कर दो। रितांक सियाचिन की पहाड़ियों में इंडियन आर्मी की ड्यूटी में बिजी था जब उसे बबीता का वॉइस मेल आया था। रितांक ने बबीता की भेजी वीडियो बेमन से खोली थी। वीडियो को कुछ सेकंड्स देखकर उसे वो एक नॉर्मल लड़ाई लग रही थी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके चेहरे की रंगत बदल गई थी। उसने वीडियो को धीमा करके सूर्या के हर मूवमेंट को ध्यान से एनालाइज किया। रितांक ने फुटेज को कई बार फिर से देखा, लेकिन हर बार जब उसने वीडियो देखा तो उसके दिल में डर की लहरें और ऊंची उठने लगी थी। अपनी पूरी जिंदगी में यह पहली बार था जब उसने डर महसूस किया था। रितांक के ड्रैगन सोल कमांडो यूनिट में शामिल होने के बाद उसने 1 साल में अनगिनत मिशन किए थे और कोई नहीं जानता था कि उसके हाथों पर कितना खून लगा था। सच कहें तो वो मौत देखने का आदी हो चुका था, फिर भी वीडियो में मौजूद सूर्या ने उसके अंदर डर जगा दिया था। इसलिए सूर्या के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए उसने तुरंत बबीता को फोन कर दिया था। बबीता, मुझे वीडियो में दिखने वाले लड़के की हर जानकारी चाहिए, तुरंत, अभी के अभी। मुझसे क्यों मत पूछना, बस ये काम कर दो। वहीं जिसके बारे में इतनी पूछताछ चल रही थी वो सूर्या आराम से गाना गुनगुनाते हुए नहा रहा था। पानी उसके शरीर पर धीरे धीरे गिर रहा था। बहते हुए पानी के साथ सूर्या अपनी यादों में बह गया। 8 साल पहले जब सूर्या को समुद्र में डूबने से बचाया गया था तो उसे लगा था कि वो लकी है, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि बिना माँ बाप के इस दुनिया में रहना किसी श्राप से कम नहीं है। जिस बूढ़े आदमी ने सूर्या को बचाया था उसने ना जाने क्या सोचकर सूर्या को शुरू में एक बड़े पिंजरे में फेंक दिया था। उस पिंजरे में एक बाघ भी था जो 3 दिन से भूखा था। कोई नहीं जानता था कि उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, मगर सूर्या उस पिंजरे से सही सलामत बाहर आया था। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी सूर्या को अपने साथ अलग अलग जगहों पर लेकर जाता था। कहीं काला जादू होता था तो कहीं साधना। इन तमाम जगहों में कई बार सूर्या को मुश्किलें आई, लेकिन सूर्या के अंदर जल रही गुस्से की आग उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती रही। सूर्या ने कसम खा ली थी कि वो उस क्रूज पर मौजूद शमशेर सिंह के एक एक आदमी को ढूंढ निकालेगा और मौत के घाट उतार देगा। मुंबई, पाली हिल। पाली हिल का शानदार विला सिंह परिवार ने करीब 15 साल पहले खरीदा था, जो लगभग 1 दर्जन एकड़ में फैला हुआ था, जिसमें बगीचा, स्विमिंग पूल और ऐशो आराम के सारे इंतजाम थे। लेकिन आज उस आलीशान विला का माहौल गंभीर था। शमशेर सिंह गुस्से में लिविंग रूम में इधर उधर टहल रहा था। उसका चेहरा तना हुआ था। उसके पास वाले सोफे पर उसका बेटा चेतन सिंह बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद चेतन सिंह ने आखिरकार तंग आकर कहा, डैड, चलना बंद करो, आपको देखकर मेरा सिर चकरा रहा है। यह सुनकर शमशेर सिंह ने चेतन की ओर देखा। वो चलकर उसके पास आया और उसे एक जोरदार थप्पड़ दे मारा और कहा, यह सब तेरी गलती की वजह से हुआ है बेवकूफ। यहाँ सोफे पर बैठकर मुझे नसीहत दे रहा है। लामा कितनी बुरी तरह घायल हो गया जानता है? उसके बिना और तेरे दादा के भी यहाँ ना होने से सिंह परिवार जरूर बर्बाद हो जाएगा। चेतन सिंह सोफे से उठ खड़ा हुआ और अपोज करते हुए बोला, आप ज्यादा सोच रहे हैं। सुरेश लामा ताकतवर जरूर था, लेकिन वो दादाजी के जूते के बराबर भी नहीं है। क्यों ना हम तिब्बत जाकर दादाजी को उनकी तपस्या से बाहर ले आए। आखिर उस पागल लड़के को दादाजी ही सबक सिखा सकते हैं। शमशेर सिंह चुप हो गया। उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसका गुस्सा अपने चरम पर था। हर बार जब वो अपनी आंखें बंद करता था तो उस लड़के की परछाई उसकी यादों में उभर आती थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद शमशेर सिंह ने फैसला किया, ठीक है, हम दादाजी के पास जाएंगे। मैं उस लड़के का सिर धड़ से अलग करना चाहता हूँ। चेतन सिंह खुश हो गया। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, डैड,
वो लड़का बड़ा फाइटर बनता है ना, मैं उसके हाथ पैर ही काट दूंगा। उसने सच में सोचा कि मैं उससे डरता हूँ। और वो लारा बहुत मजे कर रही थी ना, उसे तो मैं बाद में देखूंगा। शमशेर सिंह की आंखें सिकुड़ गई। उसे लारा का चेहरा याद आ गया। तीखी मुस्कान के साथ शमशेर सिंह बोला, तू अकेला क्यों देखेगा, घर लेकर आना उसे। क्या फिक्र था उसका, वो मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। दोनों बाप बेटे अपने ख्यालों में डूबकर हंसने लगे। दोनों तेज तेज दहाड़ते हुए हंस रहे थे कि तभी पीछे से एक ठंडी आवाज गूंज उठी, मेरी दोस्त को छूने के बारे में सोचना भी मत। एक पल में ही दोनों की हंसी गायब हो गई थी। शमशेर सिंह और चेतन सिंह अपनी अपनी जगह पर ही जम गए थे। वो आवाज उन्हें बहुत अच्छी तरह से याद थी। दोनों ने घबराते हुए जब पलट कर देखा तो उनके होश उड़ गए। सूर्या उनके सामने से चलता हुआ आया और सोफे पर आराम से बैठ गया। सूर्या को वहां आते देखकर बाप बेटे हैरान हो गए थे। चेतन सिंह हकलाता हुआ बोला, तुम अंदर कैसे आए? सूर्या उनके सवाल का जवाब देने की बजाय सामने रखे चाय के सेट से अपने लिए चाय बनाने लगा। उसने गहरी सांस भरकर चाय की खुशबू ली और फिर धीरे से चाय की चुस्की लेते हुए कहा, तिब्बत नॉट बैड। सूर्या जितना कैजुअल था, सिंह परिवार के बाप बेटे उतने ही डर में डूबे हुए थे। सूर्या के खौफ से चेतन सिंह इतना घबरा गया कि उसने फिर घुटने टेक दिए और बोला, भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। देखो, जो भी अभी आपने सुना उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। वो सब तो मेरे डैड का आइडिया था। आप जो कहोगे मैं करूँगा, बस मुझे छोड़ दो। शमशेर सिंह दांत पीसते हुए चेतन सिंह की तरफ देखने लगा। उसने सोचा भी नहीं था कि मुश्किल समय आते ही उसका खुद का बेटा उसे ऐसे धोखा देगा। वो आंखें फाड़ कर चेतन को देखने लगा। फिर उसने खुद को शांत किया और हिम्मत जुटाते हुए सूर्या से बोला, देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे पिताजी इंडिया के नंबर 1 फाइटर हैं। ग्रैंड मास्टर कहते हैं लोग उन्हें। तो अगर तुमने हमें जरा सी भी खरोच पहुंचाई तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारा क्या अंजाम होगा। शमशेर सिंह सूर्या को डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सूर्या कहाँ डरने वाला था। वो मुस्कुरा दिया और बोला, ग्रैंड मास्टर, तुम गर्जन सिंह की बात कर रहे हो ना, जो 10 साल पहले तपस्या करने जंगलों में चला गया था। चेतन सिंह की आंखें बाहर आ गई। वो हैरानी से बोला, आप जानते हो दादू को? शमशेर सिंह ने तुरंत चेतन को आंख दिखाकर चुप रहने का इशारा किया और सूर्या की तरफ देखकर बोला, लामा ने मुझे बताया था कि तुम ट्रेन्ड मार्शल आर्टिस्ट हो, इसलिए मैं ये जानता हूं कि मार्शल आर्ट्स के कुछ नियम होते हैं। वो बेवजह किसी पर हमला नहीं करते। ये उनकी पूरी कम्युनिटी के लिए शर्मनाक माना जाता है। अगर तुम हमें मार देते हो तो तुम्हारी पूरी कम्युनिटी कभी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। शमशेर सिंह सूर्या को डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सूर्या फिर मुस्कुरा दिया और बोला, अच्छा, ऐसा भी कोई नियम है क्या? शमशेर सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे सूर्या से बचे। उतने में सूर्या ने अपना हाथ हवा में उठाकर घुमाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सूर्या के हाथ के आसपास एक चमकदार सफेद धुआं इकट्ठा होने लगा और अगले ही पल उस सफेद धुएं ने एक तीर का रूप ले लिया। सूर्या ने बिल्कुल देरी नहीं की। उसने झट से तीर छोड़ा और पलक झपकते ही वो तीर चेतन सिंह की गर्दन में घुस गया। चेतन सिंह दर्द से छटपटाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। वो जमीन पर तड़प रहा था, मदद की भीख मांग रहा था, लेकिन चेतन की चीख का सूर्या पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो किसी भूखे शेर की तरह शमशेर सिंह की तरफ आगे बढ़ने लगा और बोला, हाँ तो तू क्या कह रहा था? शमशेर सिंह के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसके हाथ पैर सुन पड़ गए। उसने अपने बेटे की तरफ देखा और समझ गया कि अगर उस तीर को तुरंत नहीं निकाला गया तो वो मर जाएगा। घबराते हुए शमशेर सिंह ने सूर्या से कहा, आखिर हो कौन तुम? क्या चाहते हो? तुम्हारी आंखों में मैं अपने लिए नफरत देख पा रहा हूं, लेकिन मुझे याद नहीं कि हमारी कोई पुरानी दुश्मनी रही है। आखिर ऐसा क्यों? कौन हो तुम? शमशेर सिंह के सवाल से सूर्या के अंदर तूफान उमड़ पड़ा था। सूर्या के चेहरे की हंसी जा चुकी थी। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया और वो दहाड़ता हुआ बोला, तो हम पहले कभी नहीं मिले? शमशेर सिंह घबरा गया। वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। सूर्या ने शमशेर सिंह की आंखों में देखा और उसका मुंह पकड़कर बोला, आज से 8 साल पहले क्या हुआ था, कुछ याद है? शमशेर सिंह को कुछ खास याद नहीं आ रहा था, या यूं कह ले कि उसने इतने कांड किए थे कि उसे कोई एक स्पेसिफिक चीज याद ही नहीं आ रही थी। सोचने के लिए वक्त दे रहा हूं, सोच। सूर्या ने शमशेर सिंह का मुंह पिचकाते हुए कहा। शमशेर सिंह घबराते हुए याद करने की कोशिश करने लगा। उसने बहुत दिमाग दौड़ाया, लेकिन उसे कुछ साफ साफ याद नहीं आ रहा था। वो डरते हुए बोला, बेटा मैं तेरी बाप की उम्र का हूं, क्यों परेशान कर रहा है?
मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि हमारे बीच कभी कुछ हुआ है। छोड़ दे बेटा, जाने दे। समंदर के बीच खड़ा क्रूज याद है? बलविंदर सिंह और उनकी पत्नी याद है, जिसे तूने बेरहमी से मार दिया था? याद है वो जहर जो तूने अपनी जुबान से उगला था मेरी माँ के खिलाफ? याद है? सूर्या ने शमशेर सिंह के बाल खींचकर उसे गोल घुमाते हुए पूछा। शमशेर सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसे अचानक सब कुछ याद आ गया था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने अपनी उंगली सूर्या की तरफ उठाते हुए कहा, तू 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 तो वही लड़का है ना जिसे समंदर में फेंक दिया गया था? तू बच गया था? ऐसा कैसे हो सकता है? तू तो मर चुका था। शमशेर सिंह का डर अब दोगुना हो चुका था, क्योंकि अब वो सूर्या के गुस्से का अंदाजा लगा पा रहा था। सूर्या शमशेर सिंह को पकड़कर उसकी आंखों में घूरता हुआ धीरे से बोला, अब मैं तुझे एक और राज की बात बताता हूँ। चाहे तू कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, मैं सूर्या तेरा साथ देने वाले एक एक आदमी को मौत के घाट उतार दूंगा। जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, फिर चाहे वो कोई ग्रैंड मास्टर हो या फिर पूरी कम्युनिटी। ये सब तेरी नज़रों में ताकतवर होंगे, लेकिन मेरी नज़रों में ये सब मेरे पैरों की धूल के बराबर है। सूर्या ने यह कहकर शमशेर सिंह को धक्का दिया और उसके तुरंत बाद सूर्या के शरीर के चारों ओर एक तेज चमकदार रोशनी फैलने लगी। वो रोशनी उसके पूरे शरीर को ढक रही थी, जिसमें से तरंगे बाहर आ रही थी। पल भर में उसका हाथ खून से बने ड्रैगन जैसा आकार ले चुका था। शमशेर सिंह वहीं खड़ा खड़ा कांपने लगा। वो सूर्या के सामने घुटनों पर बैठ गया और जोर जोर से रोते हुए माफी मांगने लगा। वो सूर्या से अपने जीवन की भीख मांग रहा था, लेकिन सूर्या उस वक्त अपनी डिवाइन पावर में था। वो शक्तियों के चरम पर था। उसने अपना ड्रैगन के आकार का हाथ उठाया और शमशेर सिंह पर जोर से वार कर दिया। जैसे ही सूर्या ने शमशेर सिंह पर वार किया, तिब्बत की पहाड़ियों में हलचल होने लगी। वहां पहाड़ की चोटी पर धोती पहने एक दिव्य बुजुर्ग ध्यान की मुद्रा में बैठा था। अगर कोई ध्यान से देखता तो उसे महसूस होता कि वो बुजुर्ग हवा में तैर रहा था। उसके आसन के नीचे रोशनी चमक रही थी। ये बुजुर्ग और कोई नहीं बल्कि सिंह परिवार का हेड गर्जन सिंह था। अपनी जिंदगी के कई तूफानों का सामना करने के बाद परदादा मास्टर ने फैसला किया था कि वो दुनिया से दूर संन्यास लेकर अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आज उनके पलक झपकते ही 10 साल बीत चुके थे। उनकी साधना से आसमान और धरती की सारी आध्यात्मिक एनर्जी उनके अंदर फ्लो कर रही थी। उनकी शक्ति किसी इंसान के मुकाबले 100 गुना बढ़ चुकी थी। वो ध्यान और साधना की मदद से ही तिब्बत में बैठे बैठे अपने परिवार का मुआयना कर लेते थे। वो साधना की दुनिया में एक ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुके थे और उससे भी ऊंचे मुकाम पर पहुंचने ही वाले थे, लेकिन तभी तेज हवा चलने लगी। ग्रैंड मास्टर को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उन्होंने 10 साल बाद अपनी आंखें खोल दी और जमीन पर गिर पड़े। आसमान और धरती की एनर्जी जो उनके चारों ओर एक ऑरा बना रही थी, वो तुरंत गायब हो गई। उनके आसन के नीचे चमकती रोशनी भी गायब हो गई। कुछ सेकंड बाद ग्रैंड मास्टर की भारी और गुस्से से भरी आवाज पूरे पहाड़ में गूंज उठी। कौन है? किसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरे परिवार पर हमला किया, मेरे बेटे और मेरे पोते को मार डाला, मेरे 10 साल की मेहनत को नष्ट कर दिया। मैं गर्जन सिंह आसमान की कसम खाता हूं कि मैं तेरा शिकार करूंगा और फिर तुझे खत्म करके तेरी आत्मा को भी नष्ट कर दूंगा। उस रात तिब्बत के पहाड़ों में अचानक तूफान आया था। अगली सुबह सूर्या सुबह सुबह उठकर मेडिटेशन करने बैठ गया था, लेकिन उसका ध्यान नहीं लग रहा था। बार बार उसका मन भटक रहा था। सूर्या ने सोचा इस वक्त जबरदस्ती करके कोई फायदा नहीं है। वो चुपचाप खिड़की के पास जाकर बैठ गया। फिर ना जाने सूर्या के दिमाग में क्या आया कि उसने अपना बैग खोला। वो बैग जो वो हमेशा अपने पास रखता था। उस बैग में एक छोटा सा पाउच था जिसमें सिर्फ 2 चीजें थी, एक बहुत पुरानी मुड़ी हुई फैमिली फोटो और दूसरा एक काला पत्थर। वो फोटो सूर्या के बचपन की थी, जिसमें वो अपने माँ बाप के साथ खड़ा था। जहां तक काले पत्थर की बात थी, वो पत्थर सूर्या के पिता ने उसके 11वें जन्मदिन पर दिया था। सूर्या को याद आया कि उसके पिताजी ने उसे बताया था कि पत्थर परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिला कीमती खजाना था। उस वक्त सूर्या को ये बात बेहद बकवास लगी थी और उसने वो पत्थर ऐसे ही किसी कोने में पटक दिया था। वो अपने पिता से नाराज भी हुआ था कि जन्मदिन में पत्थर कौन देता है। लेकिन क्रूज वाले हादसे के बाद सब कुछ बदल गया था। वही पत्थर सूर्या के लिए हीरा बन गया था। वो उसे हर वक्त अपने पास रखता था। पत्थर को छूते ही सूर्या को याद आया कि अगले ही हफ्ते उसके माता पिता की पुण्यतिथि भी है। सूर्या की आंखें भर आईं। उसने खुद के इमोशंस पर कंट्रोल किया और वो पत्थर वापस बैग में रख देना चाहा। लेकिन जैसे ही वो पत्थर को अपने पाउच में वापस रखने वाला था, अचानक उसकी नजर पत्थर पर रखी हुई एक छोटी सी लाइन पर पड़ी। उसमें लिखे शब्द इतने छोटे थे कि पिछले कई सालों में उसने कभी उन्हें नहीं देखा था।
सूर्या ने पत्थर को अपने चेहरे के करीब लाकर ध्यान से देखा। वो बहुत धुंधला था, लेकिन सूर्या ने ध्यान से देखा और पत्थर पर लिखे शब्दों को पढ़कर हिल गया। सूर्या ने हैरान होकर दोबारा पढ़ा। वो पत्थर सूर्या से उसके खून की बूंद मांग रहा था। सूर्या ने एक पल सोचा, लेकिन फिर देर नहीं की। उसने तुरंत एक नुकीली चीज ढूंढी और अपनी उंगली में गाड़ दी। फिर उंगली से निकलते ताजा खून की एक बूंद उस काले पत्थर पर टपका दी। खून की बूंद टपकते ही वो पत्थर किसी जादू की तरह चमकने लगा। उसमें से चिंगारी निकलने लगी। सूर्या हैरानी से पत्थर को देख रहा था कि तभी उसका दिमाग गोल गोल घूमने लगा। उसके दिमाग में हलचल मच गई थी। एक के बाद एक इंफॉर्मेशन उसके दिमाग पर अटैक कर रही थी। इंफॉर्मेशंस की जैसे लहरें सी उमड़ पड़ी थी। सूर्या को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका दिमाग फटने वाला हो। उसके लिए वो दर्द सहना बहुत मुश्किल हो रहा था। क्या बकवास है ये? आखिर है क्या ये? सूर्या जोर से चिल्लाया और नीचे गिर पड़ा। सूर्या ने एक पल बाद धीरे से अपनी आंखें खोली और हैरान हो उठा। वो एक झटके में कहीं और पहुंच चुका था। वो एक बड़े से खुले मैदान में था जहां हर तरफ धुंध छाई हुई थी। उस मैदान में सूर्या के अलावा कोई और नहीं था, एक पंछी तक नहीं। सूर्या को कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। वो उस खुले मैदान में अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। तभी उसे वहां अचानक एक कब्र नजर आई। सूर्या हैरान हो गया। उसने अपनी गर्दन मोड़ी तो देखा कि वहां कब्र ही कब्र नजर आ रही थी। वो चारों तरफ से काली कब्रों से घिरा हुआ था। वहां उस कब्रिस्तान में ठंड बढ़ती जा रही थी। अंधेरा घना होता जा रहा था। सूर्या को लग रहा था जैसे वो पाताल लोक के सबसे गहरे स्तर में पहुंच चुका हो। एक नजर में उसने करीब 100 काले पत्थर की कब्रें देखी जो एक साथ पास पास सटी हुई थी। सबसे अनोखी बात यह थी कि उन कब्रों के चारों ओर हजारों तलवारें जमीन में गड़ी हुई थी जो किसी जादुई घेराबंदी का हिस्सा लग रही थी। सूर्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मनी मन बुदबुदाया, ये आखिर है क्या? मैं कहाँ पहुंच गया हूँ? सूर्या ने ये बोला ही था कि जमीन अचानक थरथराने लगी। वो 100 कब्रें भी जोरों से हिल रही थीं। तलवारें बाहर आने को तैयार थीं। सूर्या के दिल की धड़कनें तेजी से धड़क रही थीं। वो नज़ारा वाकई में बेहद डरावना था। इससे पहले कि सूर्या कुछ समझ पाता, आसमान से अचानक एक भारी भरकम आवाज गूंज उठी। एक साधारण इंसान की हिम्मत कैसे हुई कि वो इस जादुई कब्रिस्तान में कदम रखे? क्या इस इंसान को मरने का शौक है? भाग जाओ यहां से। इतना कहकर उस आवाज ने एक झटके में सूर्या को कब्रिस्तान से बाहर फेंक दिया। सूर्या वापस बाहरी दुनिया में आ पहुंचा था। सूर्या का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अभी कहां गया था। सूर्या ने अपने हाथ में पकड़े उस काले पत्थर को देखा और हैरान रह गया। क्या ये वही पुराना जादुई पत्थर है जिसका जिक्र मेरे मास्टर ने किया था? मतलब अगर मेरी पावर ऊंचे स्तर पर पहुंच जाए तो मैं इन कब्रों के अंदर बंद योद्धाओं को जगा सकता हूं। ये कैसी अजीब बात है। वहां 100 कब्रें थी। क्या सच में उनके पीछे 100 महान योद्धा हो सकते हैं? मास्टर ने तो यही बताया था। सूर्या ये सब सोच ही रहा था कि लारा ने उसके रूम का दरवाजा नॉक किया और सीधा अंदर आ गई। लारा ऑफिस जाने के लिए एकदम रेडी थी। उसने सूर्या को देखा और पूछा, उठ गए क्या? मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। तुम और कब तक यहाँ रहने वाले हो? सूर्या ने खुद को नॉर्मल किया और गहरी सांस लेकर बोला, लारा तुम मेरे साथ इतनी अच्छी हो कि अब अचानक मेरा यहां से जाने का मन ही नहीं कर रहा। मैं क्या करूं? क्या तुम मुझे थोड़े दिन और रुकने दोगी? मैं हर दिन तुम्हारे बर्तन धो दूंगा। सूर्या ने मासूम सी शक्ल बनाकर लारा से कहा, लेकिन लारा बिना कुछ बोले बाहर चली गई। सूर्या भी उसके पीछे पीछे बाहर गया। लारा वहां कुर्सी पर बैठकर कोल्ड कॉफी पी रही थी। उसने टेढ़ी नजरों से सूर्या को देखा और कहा, तुम यहाँ फ्री में रहना चाहते हो? ये पॉसिबल नहीं है। सूर्या का मुंह उतर गया। वो चुपचाप वहीं खड़ा रहा और उदासी से बहाने बनाकर बोला, मेरे पास अभी कोई काम भी नहीं है। मैं कल कुछ बेच नहीं पाया, इसलिए मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया है। पर तुम मुझे नहीं रखना चाहती हो तो ठीक है, मैं मंदिर में या गुरुद्वारे में कहीं रह लूंगा। लारा को सूर्या के लिए बुरा लगने लगा। उसे लगने लगा कि कल वो मेरी वजह से ही तो फंस गया था, इसीलिए शायद कुछ बेच नहीं पाया। लारा को सूर्या की सिचुएशन पर दया आ गई। वो बोली, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ रहने से मना नहीं करूंगी, लेकिन कुछ शर्तें हैं। पहले तुम्हें रेंट तो देना ही होगा, वो भी एडवांस में। दूसरी, वॉशरूम पहले मैं यूज करूंगी। तीसरी, तुम्हें किचन के सारे बर्तन धोने होंगे और कपड़े भी धोने होंगे। तुम्हें अगर सोचने के लिए वक्त चाहिए तो सोच लो आराम से। लारा ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि सूर्या ने तुरंत जवाब दे दिया, शर्त मंजूर, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अभी मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो क्या मैं पैसों के बदले कुछ और सर्विस दे सकता हूँ? लारा डर गई कि आखिर ये किस सर्विस की बात कर रहा है। उसने मन में सोचा, क्या सच में इसके पास रेंट जितने पैसे भी नहीं है?
अब क्या इसका खर्चा भी मैं उठाऊं? तभी सूर्या ने एक नैपकिन उठाई और उस पर पेन से कुछ लाइनें लिखने लगा। कुछ लिखने के बाद सूर्या ने वो नैपकिन सीधे लारा के हाथों में पकड़ा दी और बोला, तुम्हें तो पता ही है कि मैं सेल्स में जॉब करता था, तो ये जो मैंने लिखा है वो एक बिगनर लेवल ब्यूटी पिल का फॉर्मूला है। तुम एक कॉस्मेटिक ग्रुप की डायरेक्टर हो, है ना? इसे अपने रिसर्च डिपार्टमेंट को दिखाना, उन्हें पता चल जाएगा कि कितनी कीमती चीज है। लारा हक्की बक्की रह गई थी। उसने अपने हाथ में पकड़ी नैपकिन को हैरानी से देखा और दिलचस्पी से पूछा, मतलब तुम 1 महीने का रेंट इस नैपकिन से चुकाना चाहते हो? सूर्या ने सिर हिलाते हुए एक उंगली उठाई और कहा, मैं उस फॉर्मूले के बदले 1 महीने का किराया और 5,000 रुपये अलग से चाहता हूं। तुम्हें बता दूं, इस फॉर्मूले की मार्केट में कीमत कम से कम 10 लाख है, तो तुम इसे 10 लाख से कम में कभी मत बेचना। लारा ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए सूर्या की तरफ देखा। वो देखना चाह रही थी कि क्या वो मजाक कर रहा है, लेकिन सूर्या पूरी तरह सीरियस था। लारा ने सूर्या को देखा और मन में सोचा, इसे सच में लग रहा है कि एक नैपकिन पर लिखे कुछ शब्दों की कीमत 10 लाख हो सकती है? क्या पागल को मैंने अपने घर में घुसा लिया? लारा को अब सूर्या अजीब लग रहा था। उसने सोचा, पता नहीं क्यों इससे मुझे कुछ तो कनेक्शन फील हो रहा है, वरना अभी तक तो मैं इसे घर से बाहर निकाल चुकी होती। 1 मिनट बाद लारा ने गहरी सांस ली और नैपकिन को अपनी जेब में डाल दिया और फिर उसने 5,000 रुपये निकाले और सूर्या के हाथ में रखते हुए बोली, देखो, मैं ये 5,000 रुपये इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम इन पैसों से कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लो। और हाँ, तुम यहाँ सिर्फ 1 महीने तक रह सकते हो। 1 महीने बाद तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जहाँ चाहो जा सकते हो, फिर मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। फिलहाल मैं ऑफिस जा रही हूँ, टेबल पर डुप्लीकेट चाबी रखी है। सूर्या तुरंत आगे आया और बोला, ऑफिस में जिया मैडम है क्या? तुम एक बार मुझे उनसे मिलवा सकती हो? लारा ने नाक सिकोड़ ली और बोली, तुम्हें मैं उंगली पकड़ा रही हूँ और तुम पूरा हाथ पकड़ रहे हो? नौकरी से तो तुम निकाले जा चुके हो, अब क्या काम है जिया मैम से तुम्हें? सूर्या चुप हो गया। उसे याद आया कि उसका प्रोडक्ट पिच करने वाला बहाना अब नहीं चलेगा। उसने सोचा, जिया माहेश्वरी से मिलने की कोई और तरकीब निकालनी पड़ेगी। फिलहाल चुप हो जाता हूँ, वरना घर से भी निकाला जाऊंगा। और सूर्या अपने होठों पर उंगली रखकर शांत खड़ा हो गया। लारा सूर्या को आंखें दिखाते हुए अपना बैग उठाकर घर से बाहर निकल गई। सूर्या ने लारा की पीठ की तरफ देखा, जो अब दरवाजे के बाहर जा चुकी थी। लारा के जाते ही सूर्या की नजर फिर से उस काले पत्थर पर गई। उस पत्थर को हाथ में पकड़कर सूर्या को उस दूसरी दुनिया का एहसास हो रहा था। वो दोबारा वहां जाने की कोशिश करने लगा। सूर्या हाथ में पत्थर पकड़कर दोबारा दूसरी दुनिया में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी वो उस दुनिया में जा ही नहीं पा रहा था। लगता है मेरी ताकत अभी काफी नहीं है, मुझे जल्दी से अपनी साधना पर ध्यान देना होगा। अगले कुछ दिनों में मैं इस चीज को पक्का कर लूंगा, सूर्या ने अपने मन में तय किया। फिलहाल सूर्या के लिए एक और जरूरी चीज थी और वो था पैसा कमाना। 5,000 रुपये कुछ भी नहीं थे उन जड़ी बूटियों की कीमत के आगे जो उसकी साधना के लिए जरूरी थी। उसने सोचा, क्या उसे बाहर जाकर नौकरी करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। सूर्या ने अपनी जिंदगी में कभी किसी के अंडर काम करने का सोचा तक नहीं था, तो फिर वो क्या कर सकता था? सूर्या के मन में आया, क्या कोई बिजनेस शुरू करूं? उसे जल्दी पैसे कमाने थे और जितना जल्दी हो सके उतना ही बेहतर था। सूर्या ने सोचा, क्या मेरे पास जितने भी सीक्रेट फॉर्मूले हैं उन्हें बेच दूं? लेकिन जब लारा को ही मुझ पर विश्वास नहीं हुआ तो किसी और को भी कैसे होगा? सूर्या और सोचता रहा। उसके दिमाग में एक और ख्याल आया। वो ख्याल आते ही सूर्या ने जोर से ताली बजाई और फैसला कर लिया कि वो यही करेगा। मैं लोगों का इलाज करूंगा। सूर्या ने सोचा, डॉक्टर बनने के लिए डिग्री और रेज्यूमे की जरूरत होती है जो मेरे पास नहीं है। ऐसे में हॉस्पिटल में तो काम मिलेगा नहीं। मैं सड़क के किनारे एक स्टॉल शुरू करूंगा और वहां लोगों को ठीक करूंगा। सूर्या इस थॉट को लेकर सीरियस था। उसने तुरंत कदम उठाए और बाहर निकल गया। वो सबसे पहले नीचे एक दुकान पर गया जहां उसने कुछ बैनर बनवाए जिन पर लिखा था पुनर्जन्म, भगवान के हाथ और इसी तरह की बड़ी बड़ी बातें। इसके बाद उसने कुछ सिल्वर नीडल्स और भी कुछ टूल्स खरीदे जो इलाज के लिए जरूरी थे। बस यहीं तक नहीं, सूर्या ने उस इलाके का कई बार चक्कर लगाया और फिर अपने स्टॉल के लिए सबसे अच्छी जगह का चुनाव किया। उसने एक बहुत बड़े पार्क के पास जगह चुनी थी जिसकी कुछ ही दूरी पर एक खास शॉपिंग स्ट्रीट भी थी जहां ठीक ठाक भीड़ रहती थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि वहां पहले से ही कई लोगों ने ज्योतिष और आयुर्वेदिक दवाइयों का स्टॉल लगा रखा था, इसलिए यहां आने वाले लोग सूर्या के स्टॉल पर भी भरोसा कर सकते थे। सूर्या ने सोचा, एक बार उसकी अच्छी इमेज बन जाए
लोग ट्रस्ट करने लगे तो कस्टमर्स खुद ही आने लगेंगे। पूरा दिन सूर्या अपने स्टॉल के लिए तैयारी करता रहा। वो काफ़ी एक्साइटेड था। रात को जब लारा ऑफिस से घर लौटी तो वो ये देखना चाहती थी कि कहीं सूर्या उससे नाराज़ तो नहीं है, क्योंकि लारा को लग रहा था कि उसकी सुबह की बातें शायद थोड़ी रूड हो गई थी। लारा सूर्या को सॉरी बोलने के इरादे से उसके रूम में घुसी, लेकिन लारा को उल्टा गुस्सा आ गया। लारा ने देखा कि सूर्या ने पैसे बर्बाद करके ढेर सारे अजीबोगरीब बैनर खरीद रखे थे जिसका कोई मतलब नहीं था। लारा का दिमाग खराब हो गया। उसने जब बैनर पर लिखी चीजें पढ़नी शुरू की तो वो और भी ज्यादा इरिटेट हो गई। उसे लगा था कि उसकी सुबह की सलाह से सूर्या सुधरेगा और शायद कोई ईमानदार नौकरी ढूंढ लेगा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि सूर्या सुधरने के बजाय लोगों को बेवकूफ बनाने वाला काम शुरू करेगा। लारा गुस्से में थी कि उसने झूठ और फरेब का सहारा भी ले लिया। सूर्या जैसे ही वॉशरूम से निकलकर बाहर आया, वो लारा को देखकर काफी एक्साइटेड हुआ। वो लारा को अपने प्लान के बारे में बताने ही वाला था कि लारा गुस्से में उसके पास आई और जोर से डांटने लगी। ये क्या बकवास बैनर प्रिंट करवाए हैं? क्या तुम इससे भी ज्यादा बचकाना सोच सकते हो? तुम कोई ढंग की नौकरी क्यों नहीं ढूंढ सकते? सूर्या को लारा का ऐसे भड़कना समझ नहीं आया। वो एकटक उसे देखता रह गया। फिर उसने कंधे उचकाते हुए थके हुए अंदाज में कहा, मैं यहाँ घायल और बीमार लोगों का इलाज कर रहा हूँ, ये कैसे एक सही काम नहीं है? लारा ने सांस छोड़ी और गुस्से में बोली, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, लेकिन मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम ईमानदार बनो। शायद तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम सूर्य यही सोचकर रखा होगा कि तुम सूरज की तरह चमको, लोगों को रोशनी दिखाओ। अगर उन्हें ये पता चलेगा कि तुम यहाँ छोला छाप नकली काम शुरू कर रहे हो, फ्यूचर में तुम उनका सामना कैसे करोगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? लारा को लगा था कि सूर्या उसकी इन बातों का भी कोई मजाकिया जवाब देगा या कोई हल्का फुल्का गंदा मजाक करेगा, लेकिन उसकी उम्मीद के उलट सूर्या की आंखों की चमक धीमी पड़ गई थी। उसने बिना कुछ कहे मुड़कर अपनी तैयार की हुई चीजें उठाई और बाहर निकलने लगा। दरवाजे पर रुकते हुए सूर्या ने कहा, मैं भी फ्यूचर में उनका सामना करना चाहता हूँ, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है, मैं उन्हें कभी देख नहीं सकता। ये कहकर सूर्या बाहर चला गया। लारा ने सूर्या की उदास पीठ को देखा जो दरवाजे से बाहर जा चुकी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने गलत कह दिया। लारा अपने मन में बुदबुदाई, उसके माता पिता नहीं है? शिट, और मैंने क्या क्या कह दिया? लारा को अचानक एहसास हुआ कि सूर्या का दिल इस वक्त कितनी बुरी तरह से टूटा होगा। लारा की भी आंखों में आंसू भर आए। उसे 8 साल पहले का वो क्रूज वाला हादसा याद आ गया। उसे याद आया कि उसका क्लासमेट और उसका परिवार कैसे एक ही दिन में खत्म हो गया था। लारा को परिवार खोने का दर्द अच्छे से पता था। इसी वजह से उसने सबके अगेंस्ट जाकर अपने क्लासमेट के पेरेंट्स की बॉडी का अंतिम संस्कार भी किया था। लारा उस थॉट से अचानक बाहर आई और बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। वो सूर्या से माफी मांगना चाहती थी, लेकिन सूर्या उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। सूर्या बाहर की भीड़ में कहीं खो चुका था। लारा ने बहुत ढूंढा और जब वो हार मानने जैसा महसूस कर रही थी तभी उसका फोन बजा। उसने सोचा कि जरूर सूर्या का फोन होगा, लेकिन उसे तुरंत याद आया कि सूर्या का फोन तो घर पर ही है। लारा ने देखा कि फोन की स्क्रीन पर साफ 2 शब्द लिखे थे, जिया महेश्वरी। जिया मैम वापस आ गई? लारा ने अपने ख्यालों को संभालते हुए फोन उठाया। तुम कहाँ हो लारा? तुरंत कंपनी वापस आओ, एक एस ग्रेड इमरजेंसी मीटिंग है। ये कहने के साथ ही कॉल कट गया। लारा को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो पिछले कई साल से इस कंपनी में काम कर रही थी, लेकिन उसने कभी प्रेसिडेंट को इतनी हड़बड़ाई हुई आवाज में बात करते हुए नहीं सुना था। और ऊपर से उसने एस ग्रेड की मीटिंग बुलाई थी, जो सबसे हाई लेवल कॉन्फिडेंशियल मीटिंग थी। लारा अपने मन में कयास लगा रही थी, क्या कुछ गड़बड़ हुई है ऑफिस में? कहीं मेरी टीम के साथ तो कुछ नहीं हुआ? वहीं अपने हाथ में कई चीजें उठाए सूर्या एक शॉपिंग स्ट्रीट में पहुंचा। शाम का समय था, इसलिए अलग अलग साइज की कई दुकानें लग चुकी थी। अच्छी खासी भीड़ भी जमा हो चुकी थी। सूर्या ने आखिरकार एक खाली जगह ढूंढी और अपना सामान नीचे रखकर एक नॉर्मल सी फोल्डिंग टेबल लगा दी। जैसे उसने सारा सेटअप किया, उसे रियलाइज हुआ कि वो कुर्सी लाना तो भूल ही गया था। सूर्या ने सोचा, कुर्सी के बिना पेशेंट बैठेंगे कहाँ? और ज्यादा भीड़ आ गई तो क्या सब खड़े होकर इंतजार करेंगे? क्या सच में मुझे अपने पहले दिन की ओपनिंग टालनी पड़ेगी? सूर्या ने मायूस होकर सोचा। तभी किसी चमत्कार की तरह उसके पास एक सिरेमिक बेचने वाले बुजुर्ग आदमी आए और बोले, अरे बेटा, तुम नए हो यहाँ? पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। सूर्या ने उन्हें ध्यान से देखा। वो काफी ईमानदार लग रहे थे। उस बुजुर्ग का नाम ओम सैनी था और वो भी काफी दूर से वहां रोजगार के लिए दुकान लगाते थे। उनसे बातचीत करके सूर्या को वो बहुत खुश मिजाज लगे। सूर्या, तुम परेशान लग रहे हो, क्या दिक्कत है बेटा? ओम सैनी ने सूर्या को देखकर पूछा।
सूर्या ने बिना किसी झिझक के ईमानदारी से बताया, आज मेरा पहला दिन है अंकल, और मैं कुर्सी लाना भूल गया। अब सोच रहा हूँ कि अपना सामान समेट कर कल आऊँ। ये सुनकर अंकल ओम ने तुरंत अपनी कुर्सी सूर्या को दे दी और कहा, मुझे ज़्यादा बैठना पसंद नहीं है, तुम ये ले लो, आज एक कुर्सी से ही काम चलाओ। अब मार्केट में उतर गए हो तो जाने का मत सोचो। लेकिन अंकल, अगर आपके पास कुर्सी नहीं होगी तो आपको पूरा दिन खड़े रहना पड़ेगा, ये कैसे हो पाएगा? सूर्या चिंता जताते हुए अंकल ओम से कह ही रहा था कि अंकल ओम ने उसकी बात पूरी भी नहीं होने दी और अपने स्टॉल पर कुर्सी लेने चले गए। सूर्या ने अपने मन में सोचा, इस शहर में सारे ही लोग बुरे नहीं हैं, कुछ अंकल ओम की तरह अच्छे भी हैं। तब तक अंकल कुर्सी लेकर आ गए थे। उन्होंने कुर्सी सूर्या को पकड़ाई और मुस्कुरा कर बोले, चिंता मत कर बच्चे, मैंने तुझे दी है तो अब ये तेरी हो गई। जब तेरा काम बढ़िया चलने लगे तो एक सिगरेट दे देना, वही काफ़ी होगा। सूर्या का दिल खुश हो गया था। उसने अंकल ओम को गले लगाकर शुक्रिया कहा और फिर तुरंत कुर्सी को अपने स्टॉल के सामने रख दिया। फिर उसने अपने साथ लाए हुए बैनर भी लगाने शुरू कर दिए। अंकल ओम को सूर्या के स्टॉल को लेकर काफ़ी क्यूरियोसिटी थी। उन्होंने स्टॉल में चुपके से झांक कर देखा, लेकिन जब उन्होंने बैनर देखे तो वो हैरान रह गए। पहला बैनर तो ठीक ठाक था, उस पर लिखा था, डॉक्टर का हाथ हो तो बीमारी बस एक बहाना है। लेकिन दूसरा बैनर थोड़ा अजीब था, उस पर लिखा था, स्वर्ग की दवा, भगवान के हाथ, चरक और नागार्जुन का पुनर्जन्म। अंकल ओम को अंदाजा नहीं था कि सूर्या डॉक्टर था, लेकिन उन्हें अजीब लगा कि ऐसा कौन सा डॉक्टर होता है जो अपनी इतनी बढ़ा चढ़ाकर तारीफ करे। यहाँ तक कि पूरे महाराष्ट्र के नंबर 1 अस्पताल के डॉक्टर भी ऐसा दावा नहीं करते। क्या ये लड़का पागल है? हालात तब और बिगड़ गए जब उन्होंने तीसरा बैनर देखा। तीसरा बैनर पढ़कर अंकल ओम को तो जैसे झटका ही लग गया था। तीसरा बैनर पढ़कर अंकल ओम को तो जैसे झटका ही लग गया था। उस पर लिखा था, शुरुआती ऑफर, सभी पर 20% छूट, हर बीमारी का इलाज सिर्फ 1 लाख से शुरू। अंकल ओम को जैसे चक्कर सा आ गया। वो बुदबुदाए, हे भगवान, ये क्या कर रहा है? यहाँ पर तो सिर्फ कंसल्टेशन फीस ही 1 लाख से शुरू हो रही है, ये क्या तमाशा है? अंकल ओम सूर्या को रोकने ही वाले थे, लेकिन तब तक सूर्या का स्टॉल लोगों से घिर चुका था। वहां कुछ ही देर में इतनी भीड़ लग गई थी कि अंकल ओम खुद अंदर नहीं घुस पाए। ये अच्छा नहीं है, ये बच्चा मुश्किल में पड़ जाएगा, अंकल ओम ने परेशान होकर सोचा। असल में ज्यादातर लोग वहां सूर्या का मजाक उड़ाने आए थे। लोग उस लड़के को देखना चाहते थे जिसने कंसल्टेशन फीस के नाम पर 1 लाख मांगने की हिम्मत की थी। सूर्या के स्टॉल के आगे लोगों का जमावड़ा लग गया था। सब सूर्या को देखने के लिए एक दूसरे को धक्का मार रहे थे। तभी उस भीड़ में एक सुनहरे बालों वाला आदमी सबसे आगे पहुंचा और सूर्या को ऊपर से नीचे तक देखकर हंसते हुए बोला, तू नया है यहाँ, है ना? तू यहाँ लोगों का इलाज करने आया? 1 लाख फीस मांगता है, मजाक चल रहा है क्या? सूर्या ने एक नज़र में पहचान लिया था कि वो आदमी वहाँ इलाज के लिए नहीं बल्कि सिर्फ झगड़ा करने आया था। सूर्या भी कम नहीं था, उसने भी उस आदमी को लुक दिया और फिर कहा, मुझे 1 लाख कंसल्टेशन फीस दे, फिर खुद देख लेना कि ये मजाक है या नहीं। सुनहरे बालों वाले आदमी को उम्मीद नहीं थी कि सूर्या इतना सीधा जवाब देगा। पूरी भीड़ के सामने जैसे उसके ईगो को ठेस सी लग गई थी। उसने घमंड से कहा, तू मुझसे 1 लाख मांग रहा है? मैं तेरे जैसे कई ठगों की पिटाई कर चुका हूँ, समझा? यहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाने आया है? बताऊँ क्या अभी? सूर्या ने अपना कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। हाँ, क्या बताना है, बता। सूर्या की गहरी आवाज़ और पैनी नज़र से ही पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया था। यहाँ तक कि वो सुनहरे बालों वाला आदमी भी सक पका गया। उसने जब सूर्या की खूंखार लाल आंखें देखी तो एक पल के लिए तो उसे लगा जैसे खुद यमराज उसके सामने खड़े हों। उसका शरीर वहीं जम गया और माथे से पसीना टपकने लगा। सुनहरे बालों वाला आदमी घबराते हुए पीछे होने लगा। उसके कदम लड़खड़ाए और वो जोर से मुंह के बल गिर पड़ा। उसे ऐसे डरते हुए गिरते देखकर वहां मौजूद लोगों की हंसी छूट गई। सब उस पर जोर जोर से हंसने लगे, उसका वीडियो बनाने लगे। सुनहरे बाल वाला आदमी शर्मशार हो गया था। वो शर्मिंदगी में मुंह नीचे करके उठा और अपनी दुम दबाकर वहां से भाग गया। सब हंसते हंसते पागल हो गए थे कि तभी एक आवाज आई, तुम अपनी कंसल्टेशन फीस कैश में लोगे या चेक में? भीड़ में से सूट बूट में खड़े एक आदमी ने सूर्या को देखकर कहा। वो आदमी एक बड़ी सेल्स कंपनी का डायरेक्टर था। वो वहां सबका अटेंशन लेना चाह रहा था। सूर्या ने जवाब दिया, मैं फीस अकाउंट में हाथों हाथ ट्रांसफर करवाता हूँ, और हाँ, 1 लाख तो सिर्फ एडवांस है। अगर मरीज की हालत ज़्यादा गंभीर हुई तो फीस 5 लाख से शुरू होगी, और मैं ये गारंटी देता हूँ कि बीमारी चाहे कोई भी हो, मैं उसे जड़ से ठीक कर दूंगा।
सूर्या की ये बात सुनकर एक पल के लिए पूरी भीड़ सन्न रह गई। सबकी बोलती बंद हो गई थी। चारों ओर खुसर पुसर और हलचल मच गई। अरे ये पागल खाने से भागकर आया क्या? किसी ने भीड़ में से चिल्लाते हुए कहा। सब हैरान थे। लोगों को लग रहा था कि सूर्या टाइम पास कर रहा है और लोग भड़कने लगे। गुस्साई भीड़ सूर्या को खरी खोटी सुनाने लगी थी। ए लड़के, तू खुद को भगवान समझता है क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया है। इतनी बड़ी रकम तुझे मजाक लगती है? अगर इतना ही पैसा चाहिए तो जाकर कोई बैंक लूट ले। एक बूढ़ी औरत ने गुस्से में सूर्या को डांटते हुए कहा। अरे मुझे तो ये लड़का कोई स्कैमर लगता है। देखना, पैसे मिलते ही रफू चक्कर हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, ये पक्का स्कैमर ही है। अरे कोई पुलिस को बुलाओ। एक के बाद एक लोग सूर्या पर चढ़ते जा रहे थे और माहौल धीरे धीरे बेकाबू होता जा रहा था। अंकल ओम ने देखा कि भीड़ का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। इससे पहले कि मामला हाथ से निकल जाए, उन्होंने जल्दी से भीड़ के बीच से रास्ता बनाया और सूर्या के पास आकर बोले, सूर्या, मेरी बात मान और अभी के लिए अपना स्टॉल हटा ले। अरे अगर तू अभी यहाँ से नहीं गया तो ये लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं। अंकल ओम सूर्या को समझा ही रहे थे कि तभी दूर से पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। उनकी बेचैनी और बढ़ गई और वो घबराते हुए बोले, ओह, लगता है किसी ने सच में पुलिस को बुला लिया है। जल्दी कर बेटा, यहाँ से निकल जा। सूर्या ने गुस्साई भीड़ की तरफ देखा और गहरी सांस लेते हुए निराशा से हाँ में सिर हिला दिया। उसने उम्मीद की थी कि इतनी बड़ी भीड़ में कम से कम एक इंसान तो ऐसा मिलेगा जो उसे एक मौका देगा, लेकिन यहाँ तो सबने उसे फ्रॉड और स्कैमर मान लिया था। पास खड़ी एक बूढ़ी औरत तो उस पर अंडे फेंकने की तैयारी कर रही थी। सूर्या ने मायूस होते हुए कहा, ठीक है, मैं अभी के लिए स्टॉल बंद कर देता हूँ। मुझे लगता है पैसे कमाने के लिए अब कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। सूर्या अपना सामान समेटने ही वाला था कि तभी भीड़ से निकलकर दो लड़कियां बाहर आईं। उन लड़कियों के आते ही माहौल अचानक शांत हो गया। दोनों इतनी खूबसूरत थी कि भीड़ की सारी गालियां और गुस्सा थम गया। हर किसी की नजरें अब उन्हीं पर टिक गई थी। उनमें से एक लड़की ने येलो हुडी पहन रखा था और उसके आधे चेहरे को ढक रखा था, लेकिन फिर भी यह साफ समझ आ रहा था कि वो बेहद खूबसूरत और प्रिटी होगी। उस लड़की ने सूर्या के बैनरों की ओर देखा। हालांकि वो थोड़ा डाउट में थी, लेकिन उसने फिर भी पूछा, क्या तुम सच में सब कुछ ठीक कर सकते हो? सूर्या ने हाँ में सिर हिलाया। लड़की ने कुछ देर सूर्या के चेहरे को ध्यान से देखा और कहा, ठीक है, तो मेरे साथ चलो। सिचुएशन इतनी जल्दी पलट गई कि सूर्या को यकीन ही नहीं हो पा रहा था। अभी कुछ ही देर पहले सब उसके खिलाफ थे, उसे स्कैमर समझ रहे थे, और अब एक लड़की उसे अपने साथ ले जाना चाह रही थी। जैसे ही लड़की ने यह कहा, उसके पास खड़ी छोटे बालों वाली लड़की बोल पड़ी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या माही? ये लड़का साफ साफ फ्रॉड लग रहा है। तुम ऐसे ही किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। और वैसे भी अमेरिका से डॉक्टर्स की एक टीम कल अंकल की सर्जरी के लिए यहाँ आ रही है। तो अब इस फ्रॉड के चक्कर में क्यों पड़ रही हो? सर, इस लड़के को देखो तो, ये हमारी एज का ही लग रहा है। ज्यादा से ज्यादा ये एक मेडिकल स्टूडेंट होगा। क्या तुम सच में सोचती हो कि इस जैसा कोई लड़का हर बीमारी ठीक कर सकता है? माई अब थोड़ा डाउट में आ गई थी, लेकिन उसने एक बार फिर सूर्या की तरफ देखा और क्लैरिफाई करते हुए पूछा, क्या तुम सच में झूठ नहीं बोल रहे हो? सूर्या ने अपने बैनर की ओर इशारा करते हुए गहरी आवाज में कहा, मैं अगर बीमारी ठीक नहीं कर सका तो तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकती हो। सूर्या की आंखों में उस लड़की को कॉन्फिडेंस और सच्चाई दिख रही थी। उसने अपनी दोस्त की तरफ देखा जो अब भी उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां खड़ी पूरी भीड़ अब चुपचाप इस लड़की का फैसला सुनने के इंतजार में थी। माही कुछ पल तक सूर्या की आंखों में देखती रही, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, माही ने सूर्या को ध्यान से देखा और कहा, चलो मेरे साथ। माही के चलो बोलते ही वहां खड़ी भीड़ हैरान हो गई। वो माही को समझाने लगी, अरे बेटा, ये फ्रॉड है, इसके चक्कर में मत पड़ो। इससे अच्छा किसी हॉस्पिटल में जाओ, यहां कहां पैसा फेंक रही हो। हर कोई माही को समझाने की कोशिश कर रहा था। माही की दोस्त नैन्सी भी परेशान होकर बोली, इतनी जल्दबाजी में फैसला मत कर। सुन रही है ना, सब क्या कह रहे हैं? ये फ्रॉड है माही, यहाँ से चल। लेकिन माही जैसे अपना मन बना चुकी थी, उसने सूर्या का हाथ पकड़ा और कहा, चलो अभी तुरंत, और उसे खींच कर ले जाने लगी। भीड़ पीछे से चिल्ला रही थी, लेकिन माही को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सूर्या भी माही को देखकर हैरान हो गया था। उसने अपने मन में सोचा, इसने मुझसे तो पूछा ही नहीं मुझे इलाज करना भी है या नहीं, बस लेकर जा रही है। माही सूर्या को अपनी बड़ी सी मर्सिडीज के सामने ले आई थी। सूर्या को यकीन नहीं हुआ कि वो मर्सिडीज में बैठेगा। आखिर वो अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी गाड़ी में बैठने वाला था। माही ने दरवाजा खोला, सूर्या अंदर जाकर बैठ गया।
फिर माही और नैन्सी भी पीछे सूर्या के साथ ही बैठी। तीनों की गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर ने तुरंत माही से पूछा, कहाँ चलना है मैडम? माही की सांसें तेज थी। उसने बोतल से पानी का घूंट पिया और कहा, घर ले चलो। नैन्सी ने अपना सिर पकड़ लिया था। वो अब भी चाहती थी कि माही सूर्या को घर लेकर ना जाए, लेकिन माही कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। माही ने सूर्या की तरफ देखा। वो गाड़ी को ही देखे जा रहा था कि तभी माही ने अपना हाथ सूर्या की तरफ बढ़ाया और कहा, हाय, मेरा नाम माही है। तुम सोच रहे होगे कि बड़ी अजीब है, बिना कुछ बताए घर लेकर जा रही है। सूर्या ने तुरंत मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया और कहा, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहा, बल्कि मुझे तो तुम काफी साफ दिल की लग रही हो। माही के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। उसने फिर अपने बैग में हाथ डाला, उसमें से कुछ रुपए निकाले और सूर्या को देते हुए बोली, तुम्हें 1 लाख चाहिए थे ना? ये अभी 50,000 पकड़ो, बाकी के बाद में देती हूँ। लेकिन इसके बाद मैं तुमसे बस एक ही चीज चाहती हूँ। सूर्या ने माही की बात बीच में ही काट दी और बोला, हाँ जानता हूँ, पेशेंट का सही इलाज। माही ने एक पल उसे गौर से देखा और फिर नम आंखों से बोली, मैं ये चाहती हूँ कि घर पहुंचकर तुम मेरी मॉम से झूठ बोलो। सूर्या को कुछ समझ नहीं आया। वो हैरानी से माही को देख रहा था। तभी माही आगे बोली, तुम्हें ये बोलना होगा कि तुम डैड को ठीक तो कर दोगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें उन्हें 1 साल के लिए पहाड़ों में अपने आश्रम में ले जाना होगा, वहीं वो ठीक हो पाएंगे। माही की बात कंप्लीट होने के बाद नैन्सी को समझ आया कि माही के दिमाग में चल क्या रहा था। वो माही के कंधे पर हाथ रखकर बोली, तो तुम इस फ्रॉड को बस इसीलिए ले जा रही हो ताकि आंटी को कुछ पता ना चले, लेकिन कभी ना कभी तो उन्हें सच पता चलेगा ही ना। माही के होठ फड़फड़ाने लगे। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई और वो सुबकते हुए बोली, मैं और क्या करूं नैन्सी, मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो जानती है डैड के बारे में, उनके पास अब ज्यादा दिन नहीं है। ऊपर से मॉम की तबीयत भी खराब होती जा रही है। उन्हें अगर डैड के बारे में पता चल गया तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अपने दोनों पेरेंट्स नहीं खोना चाहती। नैन्सी माही की तकलीफ समझ गई थी। उसने तुरंत माही को गले से लगा लिया। दोनों एक दूसरे को पकड़कर फूट फूट कर रो रही थी। सूर्या भी बगल में बैठा बैठा इमोशनल हो गया था। आखिर माँ बाप को खोने की तकलीफ उससे बेहतर कौन समझ सकता था। लेकिन फिर अचानक उसके दिमाग में आया कि 1 मिनट, ये लड़की मुझे मेरी डॉक्टरी वाली स्किल्स के लिए नहीं बल्कि झूठ बोलने की वजह से लेकर जा रही है। शिट, मतलब इसने भी मेरी स्किल्स पर ट्रस्ट नहीं किया था। सूर्या का सारा मूड खराब हो गया था। गाड़ी कपूर विला के गेट नंबर 1 के पास जा रुकी। तीनों गाड़ी से बाहर निकले। सूर्या विला की खूबसूरती देख रहा था। आखिर विला था ही इतना सुंदर